हाँ जी। जो होमवर्क दिया था 39 में वो निपटा लिया। डोंट से मी के होमवर्क नहीं था भैया, बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे। वही होमवर्क होता है और क्या होता है। कोई क्वेरी नहीं है। चलो जी। आओ जी। पार्ट 7 सीपीसी। पार्ट 7 सीपीसी। अपील। सेक्शन 96। हाँ जी। हेडिंग पढ़ो जरा। अपील्स के नीचे वाली हेडिंग पढ़ो। अपील्स प्लूरल में पढ़ेंगे हमेशा। अपील्स फ्रॉम मतलब सीधा सिंपल क्या मतलब होता है इस लाइन का। अपील्स फ्रॉम दी ओरिजिनल डिग्री। पहली अपील, यस सही बात है जी। और अच्छा, ये सारे खटके मिलाने पड़ता है। चलो पढ़ो। अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। ठीक है जी। बेसिकली अपीलेट डिग्री की बात हो रही है। और फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री का मतलब क्या है, सीधी सिंपल सी बात क्या है कि फर्स्ट अपील। ठीक है जी। अपील के विषय में अगर मैं आपको बात बताऊं, लेट से किसी केस की अपील डल जाए। ये लो जी। प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट, सूट डिक्रीड, या फिर जो भी। ठीक है जी। क्या सीन हो रहा है इसमें, क्या क्या करे जा रहा है। हाँ जी। सिंपल। चलो। हुआ क्या है, कोई भी अपीलेंट, अपीलेंट कोई भी हो सकता है। यस नो। चलो जी। किसी भी अपीलेंट ने, अगेन दोबारा से ध्यान रखना, अपीलेंट कोई भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल माइंड में कन्फाइन मत करके मत चलना कि भाई डिफेंडेंट ही अपीलेंट होगा। प्लेंटिफ भी हो सकता है, क्योंकि फैसला कोर्ट का ओरिजिनली कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी। चलो जी। अपीलेंट ने उठा के अपना अपील डाल दिए, क्या बन जाएगा, अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट। ठीक है जी। इसका सीधा सीधा मतलब है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सूट। ये देखो, डिक्री या फिर जो कुछ भी इसका डिस्पोजल होना था वो हो चुका है, लेकिन वंस डिक्री हैज बीन मूव, ठीक है जी, डिक्री फाइल हो गई, उसी समय स्टेटस चेंज हो जाएगा। क्या बोलेंगे,
कंटिन्यूएंस ऑफ सूट, यानी ये वाला जो सूट है ये हुआ ही नहीं है फाइनलाइज, ये ओपन हो गया। ठीक हो गया। चलो जी, दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना, अपीलेट कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट नहीं है। ठीक है, ट्रायल कोर्ट का काम होता है इशू इंक्वायरी करना, फिर इशू फ्रेम करना, फिर उस पर ट्रायल चलाना। ठीक है जी, फिर जो भी है डिस्पोजल जैसे भी है, डिक्री है तो डिक्री, डिसमिसल है तो डिसमिसल, व्हाटसोएवर। ठीक है ना, वो सारा का सारा काम करना। ध्यान रखना ये ट्रायल कोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, यानी कुछ सवाल रहेंगे। ठीक है ना, जो अब जैसे सीपीसी की ही हम बात कर रहे हैं, जो सीपीसी का बेरेक्ट आपको बताएगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऑफ लॉ या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इसके ऊपर ही अपील जाएगी। सिर्फ इन सवालों का ही हम बेसिकली कोर्ट का डिसीजन समझेंगे उनका। ठीक है जी, पर्टिकुलर सवाल लेकर जाएंगे। अगेन कोई भी ये ना सोचे कि यूं का यूं केस उठ के चला गया, अपील में हो जाएगा, अपील में फिर वो फलाना फलाना हाजिर हो, वहां भी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, क्रॉस के चीफ क्रॉस और री एग्जामिनेशन, ये हॉस्टाइल वो हॉस्टाइल। ध्यान रखना इस तरीके का कोई भी ड्रामा नहीं होता है। ठीक हो गया, सिंपल सवाल रहेंगे, सवाल के ऊपर सिंपल यस नो लेने जाते हैं अपीलेट कोर्ट के पास। यस तो वाई, नो तो वाई, बस सिंपल। एक चीज और जो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये लो जी, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, क्या डिक्री से ही अपील जाएगी या फिर डिसमिसल से ही क्या अपील जाएगी? यस, ऑर्डर की भी जा सकती है, यानी सूट ये चल रहा है। ठीक है जी, कोई ऑर्डर आ गया, लेट्स से कल हमने 39 वाली एप्लीकेशन करी थी। ठीक है जी, 39 के ऊपर एप्लीकेशन आ गई है। ठीक है जी, दोबारा से तो वो एप्लीकेशन नहीं डल सकती है, डल सकती है 39 की एप्लीकेशन दोबारा डल सकती है? एक बार डिसाइड होगी है, या तो अलाउ होगी या फिर डिसमिस होगी, बट सेवर क्या 39 की एप्लीकेशन दोबारा से डल सकती है? एक वोट आ गई है, नो। यस, कर कंकस, यस, हाँ जी, यस, वर्षा, नो, वाई नो? हाँ हाँ, एप्लीकेशन एप्लीकेशन में तो क्या कॉज ऑफ एक्शन है, सूट थोड़ी ना। हाँ जी, नो वाले नदीप, हाँ जी, क्या लगता है वर्षा? रेस्ट जुडिकेटा का सवाल है। हाँ तो वो तो सर इंजंक्शन मान लो सेम केस है, अभी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ले ली उसने, तो उसको दोबारा एप्लीकेशन लगाने की जरूरत पड़ रही है, कोई और नया मैटर आ गया, इंजेक्शन ले सकते वो हैं। है नया मैटर। देखो उसी केस के अंदर 39 की एप्लीकेशन तो फिक्स है, 39 की तो एक ही एप्लीकेशन बनेगी भैया। कोज ऑफ एक्शन शूट का, एप्लीकेशन का थोड़ी ना। दोबारा नहीं डलेगी। क्यों नहीं डलेगी? ये एप्लीकेशन ऐसी रहती है। अगेन सरकम देखो, सरकमस्टांसिस का तो सीधा सिंपल सा सवाल है, सरकमस्टांसिस का सवाल तो ऐसे ही रहेगा। अगर सरकमस्टांसिस पे चलोगे तो यस, रेस्ट जुडिकेटा इज एप्लीकेबल, नहीं डलेगी भैया। लेकिन 39 की एप्लीकेशन है, सरकमस्टांसिस चेंज, एप्लीकेशन बन गई दोबारा से। कल ही तो करवाया था मैंने, तो दूसरी बार डाली थी एप्लीकेशन। ठीक हो गया। 39 के ऊपर जब रेस्ट जुडिकेटा की बात करते हैं तो सवाल कैसे पूछा था?
एप्लीकेशन दोबारा डालना अलाउ करेंगे, दोबारा दोबारा डलेगी कि नहीं डलेगी? दोबारा डालेंगे। ठीक है, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे अरे अरे, क्या कर दिया? डल जाएगी सर एक बार। मैं रेसिड्यू के टच में हूं। चलो जी, डल सकती है, डल जाएगी, ठीक है ना। रेसिड्यू की तरफ से भी अगर सवाल समझोगे तो भी डल जाएगी। बेटा कोज ऑफ एक्शन नहीं होता, एप्लीकेशन है ये। आप बार बार कोज ऑफ एक्शन कह रहे हो। जब कैसे डल जाएगी? वही डाल लेना एक बार हो। फिर नहीं डलेगी। कल भी, कल करवाया था। अच्छा कल थे नहीं क्या? रेस्ट जुडिकेट थे, करवाया था जब। बताओ रेस्ट जुडिकेट सेम सर्कमस्टेंसेस भी लग जाएगा बस। तो फिर ध्यान रखो, मैं हेमंत की बात का जवाब दे रहा हूँ बेटा, कोज ऑफ एक्शन नहीं है। बार बार कोज ऑफ एक्शन बोल रहा हूँ, एक बार मना कर चुका हूं मैं आपको। एप्लीकेशन है ये, सूट नहीं है। ठीक हो गया? सही, हाँ। तो बेसिकली क्या है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अभी तक हमने जहां जहां अपील की बात करी है, लगभग लगभग, अगेन लगभग कह रहा हूं मैं, लगभग लगभग हमने ऑर्डर से जनरेटेड अपील की ही बात करी। ठीक है, तो कोई ये बीच में या फिर कन्फाइन करके ना बैठा हो कि भैया डिक्री आएगी, फाइनल डिक्री या फिर डिस्पोजल व्हाट्सएवर, ठीक है जी, उसी से ही अपील जाएगी, नहीं। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट भी अपील जा सकती है और फाइनल पे तो जा ही सकती है। ठीक है जी। ड्यूरिंग द पेंडेंसी अपील किन किन ऑर्डर में जाएगी, उसके लिए ऑर्डर 43 है। ठीक हो गया जी, सिंपल रहेगा, सिंपल। चलो जी आगे आ जाओ। पार्ट 7, देखो जरा, सेक्शन 96 से लेकर कहां तक है? 1, जिस चैप्टर में उसी चैप्टर से देख लो ना, पीछे कंटेंट में जहां जाके देख रहे हो भाई, जब बड़े आलकसी बच्चे हैं भाई साहब। थोड़ा विजुअलाइज भी करा करो, घर पे भी नहीं करते और क्लास में भी धीरे धीरे बंद कर दिया आप लोगों ने विजुअलाइज करना। ठीक है जी, चलो जी। 112 सेक्शंस तक हैं, इसके अंदर हम बेसिकली अपील के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, रीड विद ऑर्डर 41, 42, ठीक है जी, 43 एंड 44। ठीक होगा, 45 भी समझ लो। ये सारे के सारे जो प्रोविजन है, ठीक है जी, ये अपील में ही समझेंगे। ठीक है ना। अगेन ऐसी प्रॉब्लम मत क्रिएट करना खुद के लिए, ठीक है ना, कि भाई जल्दी जल्दी के चक्कर में और बहुत मोटा प्रोविजन, ठीक है ना, उसको अवॉइड करने के चक्कर में लग जाओ। दिवाली कोई बात नहीं, जीवन में बहुत सारी दिवालियां मनाओगे, ठीक है ना, बहुत पटाखे अनार फोड़ोगे, दिए लगाओगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये बाद में भी हो जाएगा। ज्यादा जल्दी के चक्कर में मत रहना। अपने जो सवाल है, अपनी जो क्वेरीज है, उन सभी को पूछ लेना, सिंपल रहेगा। चलो जी, आओ जरा सेक्शन 96 से शुरू कर देते हैं मामला। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, जहां पर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर दिया जा चुका है इन द बॉडी ऑफ दिस कोड, इस कोड के अंदर, और बाय एनी अदर लॉ, या फिर किसी दूसरे लॉ के अंदर, फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, जो भी टाइम बिंग इन्फोर्समेंट में है, ठीक है जी, उसमें उसके रिगार्डिंग। एन अपील शेल लाई, अंडरलाइन शेल, appeal shall lie from every decree, underline from every decree passed by any court exercising original jurisdiction, underline original jurisdiction. The court authorized to hear appeals from the decision of such court. सिंपल। अगर इस कोड में कहीं पर मना कर दिया हो किसी एक डिक्री के लिए कि भाई इनकी अपील नहीं जाएगी, जैसे कि
उन अपील को छोड़कर। ठीक है जी, हर ओरिजिनल डिक्री की अपील जाएगी। सीधी सिंपल सी बात, ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, बहुत मोटा प्रोविजन था वो, जो भूल गए हो। चलो नंबर 2, एन अपील मे लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री पास्ट एक्स पार्टे। मे को अंडरलाइन कर लो। हो सकता है भाई अपील चली जाए किससे, डिग्री से, कोई पास्ट हो जाए, कैसे, एक्स पार्टे। ठीक है ना। नंबर 3, नो अपील शेल लाई, नो को जरा अंडरलाइन करो और शेल को अंडरलाइन करो। लाई फ्रॉम अ डिग्री पास्ड बाय कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। अगर पार्टी की कंसेंट से कोई डिग्री आई है तो उसकी अपील नहीं जाएगी। ठीक है जी, सिंपल। नो अपील शेल लाई, नो को फिर दोबारा से अंडरलाइन करो, शेल को अंडरलाइन करो। लाई शेल लिख रहे हैं, विल कहीं पर भी नहीं लिख रहे हैं। ठीक हो गया जी। हाँ, एक्सेप्ट ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। यस, कोई अपील नहीं जाएगी। ठीक है जी, अगर अपील जानी है तो किस पर जाएगी, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाएगी। फ्रॉम ए डिग्री इन एनी सूट ऑफ द नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। अगर वो डिग्री किससे आई, किस कोर्ट से आई है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट से आई है। ठीक है ना, तो अपील सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जाएगी। when the amount और value of the subject matter of the original suit, जब कभी भी उसके कोर्ट के अंदर जो वैल्यू ऑफ द सूट थी, सब्जेक्ट मैटर की, वो कितनी थी ओरिजिनल सूट में, डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपए। जिनके पास बिल्कुल लेटेस्ट है देखो जरा, 10,000 ये। ठीक है जी, डन। देखो 96 में क्या कह रहे हैं, सिंपल ये बोल रहे हैं कि हर ओरिजिनल डिग्री की अपील जाएगी। ठीक है जी, परंतु हावेवर किन की अपील नहीं जाएगी। नंबर 1, सीपीसी खुद मना कर रही है, सीपीसी मना करता है। ठीक हो गया जी, सिंपल। फिर क्या बोले, कंप्रोमाइज डिग्री की ना जावे। फिर क्या बोले, स्मॉल कोज कोर्ट। ठीक है ना, और सूट वैल्यू कितनी है, देखो क्या लिखा है, मोर देन टिल 10,000 या लेस देन, क्या लिखा है, एग्जैक्ट वर्ड बताओगे मुझे। नॉट एक्सीडिंग मतलब 10,000 रुपए तक की हो। ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, अगर 10,000 रुपए तक का कोई स्मॉल कोज कोर्ट का केस है तो उसमें अगर अपील जानी है तो वो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जाएगी। ठीक है जी। फिर क्या बोल दिया भाई, कोई एक्स पार्टे डिक्री आई हो, उसमें शायद अपील आ जाए, शायद अपील ना आए। ठीक है जी, क्यों कहा ऐसे, है किसी को आइडिया, एक्स पार्टी तो हम पढ़ चुके हैं। ऐसे क्यों लिखा है, एक्स पार्टी डिग्री में मे फाइल एन अपील। तो वैसे भी नहीं आएगी, तो ये एक्स पार्टी अदरवाइज लिखने की क्या जरूरत है। तो डिग्री तो है, डिग्री अपील तो कर सकता है, बाहर निकल के हो बिल्कुल। क्या क्या क्या, अगर डिफेंडेंट जिसके वो पोजीशन आए डिग्री, हाँ तो डिफेंडेंट होगा तो हाँ, वो जो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देगा। सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री की बात कर रहे हो, क्योंकि वहां पर ऑप्शन दिया गया है ऑर्डर 9 रूल 13 में। सीधी सिंपल सी बात है, देखो वो तो 9-13 का जिसके पास ऑप्शन है वो 9-13 ही लेगा लगभग। अपीलेट कोर्ट में जाके इतना लंबा प्रोसीजर क्या कहां करेगा, उसी कोर्ट के अंदर जिसने एक्स पार्टी डिग्री करी उसी में लगा देगा, एप्लीकेशन वही लगानी। अपील तो नए सिरे से फाइल करनी पड़ेगी आपको। सर इसमें मैं इस तरीके का होगा, जैसे कोई डिपेंडेंट है,
मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे खिलाफ नेक्स्ट पार्टी हो गया कोई केस है, मेरे को पता ही नहीं चला। हाँ अब जो डिग्री आई है एग्जीक्यूशन में, जब भी मतलब मेरे को पता चला है, हाँ तो अब मैं अपील डालूंगा क्योंकि मेरे को अपने तरफ का केस लड़ना हाँ। है। ऐसा हो सकता है। ये देखो सीधा सिंपल ये है कि ऑर्डर 9-13 का ऑप्शन अवेलेबल होता है डिफेंडेंट के पास, ठीक है जी। आगे ध्यान रखो, अपील तो आपको जैसे फ्रेश केस फाइल होता है ऐसे ही अपील भी फ्रेश ही फाइल होगी, ठीक होगा जी। और अपील का प्रोसीजर थोड़ा सा और चेक्स वाला होता है, इसमें तो आपको मेमोरेंडम्स डालने पड़ते हैं, ठीक है जी। सिंपल सूट की तरह नहीं है फाइल बनाई और फाइल कर दी, चलवाना तुलवाना लगाया है। यहाँ तो भाई साहब पूरा मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। हर एक डिटेल वगैरह देनी पड़ेगी आपको, ठीक है जी। दोबारा से कोर्ट फीस वगैरह भरनी पड़ेगी, अपीलेट कोर्ट है तो भाई ज्यादा ही मिलेगी, ठीक है ना। सिंपल पूरी की पूरी फाइल करोगे, फिर अपील एक दिन एडमिट करवाओगे, फिर अपील एडमिट करवा के फिर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जज साहब के सामने रखोगे, फिर वो डिसाइड करवाओगे। जज साहब इन केसेस के अंदर क्या डिसाइड करेंगे, पर्टिकुलर ये केस के अंदर क्या डिसाइड करेंगे, बताओ क्या डिसाइड करेंगे। ज्यादा ज्यादा सेटिसाइड करेंगे, सेटिसाइड करके क्या होगा, वापस आएगा वो बंदा, ठीक है। इतनी दिक्कत क्यों करेगा, यूं घुमा घुमू के टांग के नीचे से हाथ लेके फिर ये उल्टा कान पकड़ने की कोशिश करे, ऐसे कौन करेगा। मेन इसलिए लिखा है कि जो 9-13 में अगर सेटिस्फाइड नहीं हुई ना सिम कोर्ट में, तो हो जाएगा। नहीं, एक बार अगर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी की डाल चुका है, ठीक है जी, अब फ्रेश अपील नहीं डालेगा। जो सेटिंग असाइड एक्स पार्टी एप्लीकेशन का जो ऑर्डर है फिर उसके अगेंस्ट में जाएगा अपील। तो वो उसी के लिए कह रहा हूँ, अगर वो वहाँ पे नहीं होता। नहीं, ये ऐसा कहाँ लिखा है इसमें, एक्स पार्टी डिक्री लिखा है इसमें, बहुत सिंपल सिंपल सीधा सीधा लिखा है, ठीक है ना। डन, सही क्यों लिखा है, क्योंकि 9-13 का आपके पास ऑप्शन है। बताओ एक सीधा सीधा रास्ता है, सीधा सीधा 100 मीटर दूर जाना चल के, ठीक है जी, एक ये रास्ता है, ठीक है जी, ये 50 किलोमीटर से होके आएगा, बताओ कौन सा जाओगे। इस कान से मैं लिखा, तो मेक इन सर्कमस्टेंसेस के लिए कुछ करो। बता तो रहा हूं, सुन नहीं रहे क्या, सुना नहीं क्या। सुना। ऑर्डर 9 रूल 13 का प्रोविजन क्या कहता है, कैसे करते हैं सेटिसाइड, कहां, ठीक है जी। रेमेडी का एक रूल होता है, लेट से आपको 1 2 3 4 रेमेडीज अवेलेबल सेम सेम कोज के लिए, ठीक है जी। 4 एक कोज के लिए 4 रेमेडी आपको, सॉरी 4 बेसिकली क्या कहूं इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है, या फिर रेमेडी अवेलेबल है, ठीक है ना। आप ये अवेल कर सकते हो, ये अवेल कर सकते हो, ये अवेल कर सकते हो, या फिर ये अवेल कर सकते हो। आप चारों के चारों अवेल कर सकते हो, नो। आप एक के बाद एक चारों अवेल कर सकते हो, नो। इसमें से एक ही ऑप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है जी। एक सीधा सीधा रास्ता है भाई 50 मीटर का, एक है भाई एक, ये लो जी, ये रास्ता है, ठीक है जी। इस कारण से मैं लिखा है, ठीक है जी। नहीं करते हैं उसके अंदर, एक तो सेट असाइड हो गया आपका, सॉरी एक तो एक्स पार्टी डिक्रीड हो चुका है आपका, ठीक है जी। अब वो डिफेंडेंट जो है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में रहेगा या प्लेंटिफ के अगेंस्ट में भी हो सकता है एक्स पार्टी, सिंपल है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में ही होगा। डिफेंडेंट ये क्यों खाम का फालतू में जाके सूट फाइल करने की पूरी फीस भरेगा, ठीक है जी। नया एडवोकेट हायर करेगा, दूसरी कोर्ट में जाके लंबा प्रोसीजर करेगा, और वो अपीलेट कोर्ट ने करना क्या है, अगर ज्यादा से ज्यादा उसके फेवर में करना तो यही तो बोलेगी भाई ठीक है सेट असाइड का जो था वो हमने सेट असाइड कर दिया, सेट असाइड कर दिया। जो डिग्री एक्स पार्टी डिसाइड हुई थी हमने सेट असाइड कर दी, ठीक है जी। फिर अपीलेट कोर्ट के अंदर थोड़ी ना चलाएगा वो, उसको तो वापस उसी कोर्ट में आना पड़ेगा, ओरिजिनल कोर्ट में ही आना पड़ेगा। बताओ कॉमन सेंस क्या कहती है, उसी कोर्ट में ही रहे या घूम घाम के 6 साल 2 महीने लगा के फिर भी वही करेंगे, ठीक है ना। इस कारण से मैं लिखा हुआ है, ठीक है ना। हो कोई ऐसा जिसने लगानी हो फिर लगा सकता है, लेकिन नहीं चूज करते। जैसे ही वकील के पास जाएगा वो, ठीक है, डिफेंडेंट बोलेगा ठीक है जी, वकील बोलेगा मैं तो कह रहा था तू आ जा, तू आया ही नहीं, क्या बताएं भैया, तू ही कह रहा था कुछ ना होता, ईब क्यों हो गया, अब क्या करूं जी, अब क्या करूंगा, सेटिंग असाइड के लगेगी अब एप्लीकेशन। नहीं कोई बढ़िया तरीका बताओ, बढ़िया ऐसा भाई हाईकोर्ट से ले जा, रिट लगा ले, घूमे जा, ठीक है ना।
लग सकती है, बट नहीं चूज करते हैं इसको। आओ जी, ये लास्ट पॉइंट समझ में आया? नो अपील शैल लाई एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये देखो जी, स्मॉल कोज कोर्ट में केस चल रहा है, प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट। ठीक हो गया जी, ये लो जी, 25,000 का मैटर है, 25,000 का इधर, ठीक है जी। परंतु सारे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं। ध्यान रखो, अपील जब जाती है या तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पर जाएगी या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे जाएगी। ठीक है जी, ध्यान रखना, तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक हो गया, सिंपल। सारे के सारे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं भैया, क्वेश्चन ऑफ लॉ कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है भाई, सिंपल। चलो जी, बताओ क्या अपील जाएगी? यस नो, चली जाएगी। हाँ जी, एक वोट आगे चली जाएगी। हाँ जी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है। नो, हाँ जी, नुदीप, नो, यस, 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 ठीक है जी, वाई नो? ऐसे तो चार चार सेक्शन नहीं कर पाएंगे, जल्दी जल्दी चलो भैया। देख लो, मैं तो 78वीं क्लास डालूंगा आज, 78th। हाँ जी, वाई यस क्वेश्चन। आज क्लास लगानी है, छुट्टी करनी, बताओ बताओ, लगाओगे? लगाओ भैया, पार्टिसिपेट करो। सारा हो चुका है सीपीसी में, ये तो सीपीसी की ओरिजिनल डिग्री तो हो चुकी है, तुम्हारी अपील में है। जो सवाल निपटा चुके हूं उनके बारे में पूछ रहा हूं मैं। देख लो, नहीं है तो मैं तो अभी छुट्टी कर दूं, कोई टेंशन नहीं है। बताओ भैया, वाई यस? ठीक है, 10,000 से एक्सीड हो गया, ठीक है, तो अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर भी अपील आ सकती है, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। पैसिव लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है ना। पैसिव लैंग्वेज ही ऐसी होती है, वो इंटरप्रेट करनी ही पड़ती है, कुछ कुछ भी कर लो, वो इंटरप्रेट करनी पड़ेगी और अच्छे से बहुत ध्यान से समझना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यही लिखा है इसके अंदर कि चली जाएगी। चलो जी, आगे देखो, कमेंट दिख रहे हैं क्या? नीचे कमेंट है 96 में, ये एक्स पार्टी डिक्री नाम की हेडिंग है। यस, केस का नाम देखो जरा क्या है, बस ठीक है जी, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको देखना। नाइन्टी 97 कर चुके हम। अपील्स फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रीलिमिनरी डिक्री। बताओ जी क्या है, फटाफट। जब प्रीलिमिनरी डिक्री से कोई अपील नहीं गई है ऑन द फर्स्ट ओकेजन, ठीक है जी, फाइनल डिक्री पे प्रीलिमिनरी डिक्री नहीं चैलेंज करोगे आप, ठीक है ना, क्योंकि हेडिंग क्या लिखी है, अपील फ्रॉम दी ओरिजिनल डिक्री, ओरिजिनल डी, ये लो जी डी, ठीक है जी। अब इस ओरिजिनल डिक्री के अंदर सिंपल प्रीलिमिनरी डिक्री नहीं लिखा हुआ है, तो तब करना चाहिए था, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अब फाइनल डिक्री पे अपील डाल के लिख तो क्या रहा है कि अपील, फर्स्ट अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ठीक है जी, और चैलेंज क्या कर रहा है, प्रीलिमिनरी डिक्री चैलेंज। ये नहीं होगा, ये उसी समय ही पढ़ चुके थे, ठीक है जी। एक बार फटाफट स्पीड से पढ़ देता हूं मैं। वेयर एनी पार्टी एग्रीड बाय प्रीलिमिनरी डिक्री, जो किससे एग्रीड है, प्रीलिमिनरी डिक्री से, पास आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, ये कोड आने के बाद पास हुई है, जो कि डज नॉट अपील नहीं करता है फ्रॉम सच डिक्री, उस प्रीलिमिनरी डिक्री से, ही शैल बी प्रिक्लूडेड, उसको रोक दिया जाएगा फ्रॉम डिस्प्यूटिंग इट्स करेक्टनेस, के करेक्टनेस को डिस्प्यूट करे, इन एनी अपील व्हिच मे बी प्रेफर्ड फ्रॉम द फाइनल डिक्री, जो कि फाइनल डिक्री पर अपील डालने के बाद वो कर सके ना, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, सीधी सिंपल सी बात। आओ जरा 98
डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस, बहुत इजी है भैया। जैसे जैसे कोर्ट का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि डबल बेंच बैठी हो, ट्रिपल बेंच बैठी हो, 5 जजेस की बेंच बैठी हो, 7 की, 11 की, 13 की, 9 की? सही सिंपल है जी। जब ज्यादा जजेस बैठेंगे तो फैसला कैसे होगा? बहुत सिंपल होता है, रेशियो में फैसला होता है। ठीक है जी, ध्यान रखना। इवन और समझते हो? बताओ, सम सम विषम समझते हो? है सम सम कौन सा होता है, इवन या ओड? पक्का? सम विषम पता होता ना क्या होता है? षटकोण वाला, ये लो, थैंक्स। हाँ बताओ जी। जो दो से भाग हो जाए, सम विषम। सम, और जो दो से डिवाइड ना हो वो ओड। ठीक है जी। जो जजेस बैठेंगे वो हमेशा ओड नंबर से बैठेंगे। 3, 5, 7, 8, 11। ठीक है ना? किस लिए? क्योंकि रेशियो आ सके ओपिनियंस की। लार्जेस्ट 13 की है। हाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे। हाँ ठीक है जी। अभी रिसेंटली 6:5 से एक डिसीजन आया है बहुत बड़े मैटर का। यार सुप्रीम कोर्ट के लिए तो वो मैटर ही नहीं करता, लेकिन इस देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए वो सबसे पहले मैटर करता है। तो डिसीजन आ ही जाएगा राम मंदिर का। तभी तो हो गया, तभी तो बता रहा हूँ। ठीक है जी, चीफ जस्टिस साहब ने भी अगेंस्ट में दिया था। ठीक है, लेकिन वहां कितने 6 जजेस ने पॉजिटिव, 5 जजेस ने नेगेटिव किया, फैसला फेवर में आ गया। ठीक है जी, सिंपल होगा। चलो आओ जरा देखो क्या लिखा हुआ उसके अंदर। Where an appeal is heard by a bench of 2 or more judges, दो या दो से ज्यादा जजेस से, the appeal shall be decided in accordance with the opinion of such judges or of the majority if any of such judges। ठीक है जी। परंतु मैं आपसे पूछूं, क्या डबल बेंच हो सकता है? डबल बेंच हो सकता है। डबल बेंच के अंदर कितने बैठे होते हैं? 2। ठीक है जी। लेट से इस तरीके का हिसाब किताब हो जाए कि दोनों जजेस जो हो वो 50-50% पर अटक चुके हैं, ना वो बदलने को तैयार ना ये बदलने के लिए तैयार है, तो क्या करेंगे फिर? सीजीआई के पास भेजेंगे। ठीक है ना? जब अपील की बात आती है तो हाईकोर्ट के अंदर बेसिकली किस हिसाब से अपील चल रही है? सिंगल बेंच, डबल बेंच। ठीक है ना? अगर सिंगल और डबल की बात करोगे, ये जो सम विषम वाला सिस्टम है, ये सम विषम तो बहुत मोटे मोटे मैटर्स के लिए, ताकि इस तरीके की दिक्कत ही ना आए। क्यों? क्योंकि अगर 2 जजेस का हो गया तो फिर अपर कोर्ट में जाएगी, फिर वो सिंगल में जाएगी, जस्टिस साहब के पास जाएगी, चाहे हाई कोर्ट हो तो अपना चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हो गया, अगर हाई सुप्रीम कोर्ट हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। रिव्यू की क्या है? हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना, दूसरे मैच पे जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, रिव्यू रिव्यू कह रहे हो आप? हाँ रिव्यू तो वहीं जाएगी। मेरे को रिव्यूजन सुनाई दिया। रिव्यू, रिव्यू में लिखा हुआ है सब। अभी रिव्यू पढ़ा कहाँ है हमने? चलो जी आओ। वेयर देर इज नो सच मेजोरिटी which occurs in a judgment varying or reversing the decree appealed from, such decree shall be confirmed। बिल्कुल सही बात है। अपीलेट कोर्ट में चले गए, ठीक है जी, अपीलेट कोर्ट ने क्या है, नीचे वाली कोर्ट का डिसीजन पलटा ही नहीं, यूं का यूं रख दिया। क्या बोलते हैं इसको? कि लोअर कोर्ट का डिसीजन या फिर डिक्री जो वो कंफर्म कर दी है अपीलेट कोर्ट। ठीक है ना? हाँ कंफर्म समझिए। चलो, प्रोवाइडेड दैट वेयर द बेंच हियरिंग द अपील कंपोज्ड ऑफ दो या फिर अदर इवन नंबर्स, या फिर दूसरे इवन नंबर सम संख्या, जजेस बिलोंगिंग टू द कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ मोर जजेस देन दोज कॉन्स्टिट्यूटिंग द बेंच। ठीक है जी। एंड द जजेस
opposing the bench differ in opinion on a point of law, they may state the point of law upon which they differ, and the appeal shall then be heard upon that point only by one or more of other judges, and such point shall be decided according to the opinion of the majority, if any. Underline करो, according to the opinion of majority को underline कर लेना, of the judges who have heard the appeal, including those who first heard it. अगर दो जगह पर लेकर जाना पड़ रहा है तो टोटल जजेस की संख्या उसमें जोड़ दोगे आप. Nothing in this section shall be deemed to alter or otherwise affect any provision of the letters of patent of high court. देखो लेटर पेटेंट कोर्ट का जो सिस्टम रहेगा ना, ठीक है जी, उसको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनका सिस्टम अलग से, ठीक है ना. आओ, लेटर पेटेंट कोर्ट जैसे चार्टर्ड कोर्ट होती है, ऐसे ही चार्टर्ड कोर्ट होती है, बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ी बड़ी कोर्टें बन जाती हैं. स्मॉल कोर्ट कोर्ट है, यस है, परमानेंट लोक अदालत है. क्या हो गया? आओ जी. 99. No decree to be reversed or modified for error or irregularity not affecting merits of the jurisdiction. Yes, बड़े ध्यान से जरा स्टार लगा लेना. No decree shall be reversed. कोई भी डिग्री रिवर्स नहीं होगी, बदली नहीं जाएगी, और या फिर सब्सटेंशियली वेरी चेंज नहीं की जाएगी. नोर शेल एनी केस बी रिमांडेड, ना ही कोई केस रिमांड करा जाएगा. रिमांड अंडरलाइन करो, सीपीसी में पहली बार आपने रिमांड वर्ड पढ़ा. अंडरलाइन करो, मुंडिया मत हिलाओ मेरी तरफ, ठीक है जी. 2021 नहीं, 21 तो नहीं, शायद 2018 का नहीं, पिछली बार जो जुडिशरी का पेपर हुआ हरियाणा था, पिछली बार पेपर हुआ हरियाणा था, ठीक है जी. उसमें सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, सिविल रिमांड, ठीक है. राइट ए शॉर्ट नोट अपॉन दी प्रोसेस ऑफ रिमांड इन सिविल प्रोसीजर, ठीक है जी. उस समय की तैयारी करने वाले बच्चों से जब मैंने पूछा, ठीक है जी, 99% बच्चों ने छोड़ा उसको, ठीक है. रिमांड का मतलब जो BNSS कर चुके हैं, याद करना, रिमाइंड होता हो. BNSS में आपने नहीं पढ़ा ऐसा कि रिमांड का मतलब कस्टडी होता है. BNSS में आपने ऐसा पढ़ा. देखो ये मतलब होता है उसका. 179 में तो सेक्शन तो पर्टिकुलर मुझे भी याद नहीं. हाँ, CRPC का बता सकता हूँ, 167 का, उससे रेफर कर सकते हो आप. उसमें रिमांड की डेफिनेशन थोड़ी ना थी, रिमांड वर्ड की डेफिनेशन ही नहीं थी, प्रोसेस जरूर लिखा हुआ था. रिमांड का मतलब होता है सीधा सिंपल, हाजी, रेफर करना. बट अगेन रेफर नहीं लगाएंगे, क्योंकि रेफर अगर लगाओगे तो रेफरेंस निकल जाएगा. रेफरेंस के लिए अलग प्रोविजन है, ठीक है ना. डॉक्यूमेंट के साथ कॉल अप करना, ठीक है जी. डन हो गया. जेठी जो बोलने की कोशिश कर रहा था उसके अंदर कॉलिंग था, ठीक है जी. रिकॉलिंग में इसने याद करना भूल दिया, ठीक है ना. तो कॉल, ठीक है जी, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ बुलाना, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ रिमांड कर देना, ठीक है ना. चलो बुलावा, बट अगेन कन्फाइन मत करना भैया. हाँ जी. केस बी रिमांडेड इन अपील ऑन अकाउंट ऑफ एनी मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज और कॉज ऑफ एक्शन और एनी एरर
डिफेक्ट और इरेगुलरिटी इन एनी प्रोसीडिंग इन द सूट नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ये पॉइंट भी कर चुके हैं हम, ये वाला सेक्शन भी हम कर चुके हैं। ठीक है जी, पर सरप्राइज मैंने लगवाया नहीं आपको निशानी? ठीक है जी, स्टार नहीं लगवाया था क्या? प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू ए नॉन जॉइंडर ऑफ ए नेसेसरी पार्टी। ठीक है जी, हम ज्यादा इसमें इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। ठीक है जी, सही। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे एक बच्चे ने, ठीक है ना, याद आया? चलो जी आगे आ जाओ। 99A छोड़ दो, सेक्शन 47 का जिक्र कर रहे हैं। एक बार जब एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग शुरू होगी तब ही पढ़ेंगे। सही बात है जी। 100 की सिर्फ हेडिंग पढ़ लो, क्या लिखा है? सेकंड अपील। सेकंड अपील को नहीं छेड़ रहे फिलहाल। जंप टू ऑर्डर 41। ये आओ जी, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ध्यान रखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि सूट कैसे फाइल होता है तो जरा एक बार प्रोसीजर बताओ। ये पूछ रहा हूं, प्लेंट कैसे करें, सूट कैसे फाइल होता है, सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है। तो पार्टी के नाम ये तो हो गया, फिर प्लेंट पे आ जाओगे। मैं ये पूछ रहा हूँ प्लेंट कैसे फाइल होती है। प्लेंट फाइल करनी पड़ती होगी, लिखनी तो नहीं होती होगी ना? हाँ, सेक्शन 26 रीड विद ऑर्डर 4 प्लस ऑर्डर 6 एंड 7। भूल गए? गया, टाटा बाय बाय। ठीक है जी, सिंपल कहाँ जाओगे? फाइलिंग ब्रांच में जाओगे। पूरी फाइल अप्रोप्रिएटली तैयार करने के बाद ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 में तो सिर्फ प्लेंट प्लेंट बताया हुआ है। ठीक है जी, वेरीफाई करवाना, फलानी चीज फलाने जगह लिखना। ठीक है जी, टाइटल सब्जेक्ट मैटर और सब कुछ। ठीक है जी, सिंपल। सही। यहां पर देखो जरा कैसे आता है। यहां पर जब कभी भी अपील आपको फाइल करनी होती है तो ध्यान रखना वो हमेशा मेमोरेंडम के साथ जो है जुड़कर जाती है बेसिक। ठीक हो गया जी, सिंपल है। बाद में कर वही होते सही। आओ जरा, एवरी अपील शेल बी प्रेफर्ड, अंडरलाइन शेल बी प्रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए मेमोरेंडम साइंड बाय द अपीलेंट। कैसे? मेमोरेंडम के जैसे, बाय द अपीलेंट और हिज प्लीडर, या उसके और उसके या फिर उसके प्लीडर के द्वारा। और को अंडर, और को जरा सर्कल कर लेना, एंड नहीं लिखा हुआ और लिखा हुआ है। एंड प्रेजेंटेड टू द कोर्ट और टू सच ऑफिसर। हाँ जी, उधर प्लेंट में जब साइन करने के लिए बोला जाता है किसको? एडवोकेट को। बताओ शेल लिखा और लिखा है? कंफर्म कर लेना भैया। ठीक है जी। और टू सच ऑफिसर as it appoints in this behalf, the memorandum shall be accompanied by a copy of the judgment। ठीक है जी, साथ में क्या होगा उसमें? जजमेंट की कॉपी रहेगी उसमें। ठीक है जी, सही बात है जी। प्रोवाइडेड दैट, यह बता दिया जाता है जहां पर दो या दो से ज्यादा सूट्स हैव बीन ट्राइड टुगेदर, जहां पर एक साथ ट्राई किए गए हो, एंड ए कॉमन जजमेंट हैज बीन डिलीवर्ड, और उन दो से ज्यादा, एक से ज्यादा सूट के अंदर एक ही कॉमन जजमेंट आई हो। Therefore, and two or more appeals are filed against any decree covered by that judgment, और उस जजमेंट से, ठीक है जी, दो या दो से ज्यादा अपील आ चुकी हैं। ठीक है जी,
वेदर बाय द सेम अपीलेंट के द्वारा या फिर डिफरेंट अपीलेंट्स के द्वारा, द अपीलेट कोर्ट में डिस्पेंस विद द फाइलिंग ऑफ मोर देन वन कॉपी ऑफ द जजमेंट। कोई बात नहीं, कोई एक अपीलेंट जो है किसी एक अपील के अंदर जजमेंट फाइल कर देगा, हर केस के अंदर, हर अपील के अंदर जजमेंट लगाने की आवश्यकता आपको नहीं। ठीक है जी, सिंपल रहेगा, बिल्कुल बात सही है जी। ठीक है जी, अब जरा ये मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम का मतलब मेमोरेंडम का लिटिल मीनिंग देख लेना। ठीक है, द ट्रूथ इज द इंग्लिश इज एब्सोल्युटली पुअर भैया, बिल्कुल बेसिक वर्ड्स के भी मीनिंग्स जो है डब्बा गोल है। ठीक है, अपना देख लेना भैया ये। ठीक है जी, आओ जरा मैं आपको बता देता हूं मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या होता है। बेसिकली ये डेट प्लस फैक्ट्स की बात होती है। ठीक हो गया, एक परफॉर्मा बना दिया जाता है, जैसे कि टेबल बना दी जाती है, जैसे कि मान लो ये लो जी, ये सीरियल नंबर है, यहाँ पे डेट लिखी हुई है और ये फैक्ट्स लिखे हुए हैं। लास्ट वाला होता है रिमार्क्स का कॉलम, इफ एनी। रिकॉर्ड की तरह बना ये बेसिकली जो है सीरियल नंबर 1, डेट फलाना फलाना। ठीक है जी, ये बेसिकली आपको बताएगा कि ये अपील क्यों आई है आपके सामने, जज साहब, वाई दिस अपील। ठीक है जी, डेट वाइज करके आप फैक्ट्स बताएंगे, कोर्ट के सामने रखोगे। अपीलेट कोर्ट है भैया, देखो, ठीक है ना, सिंपल। वो बड़े जिले लाई हैं, उनके सामने और अदब से पेश आना पड़ेगा। ठीक है जी, उनके पास इतना समय नहीं है। ठीक है ना, पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके आए हो अगर, अगेन पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके जाएंगे, पूरा केस लेके जाएंगे अपील में? बिल्कुल सही बात है, जब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके आए हो तो सिर्फ उस क्वेश्चन की जानकारी के लिए जो दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मेमोरेंडम में दोगे। एक जज साहब के ऊपर क्यों ड्यूटी लगाएं कि भाई वो पूरा का पूरा केस स्टडी करे? समझ पा रहे हो? उसने तो एक क्वेश्चन डिसाइड करना है, उसके ऊपर ड्यूटी लगा दे। मान लो उस केस के अंदर हो 1500 पेज, नीचे तो फाइल पूरी डेवलप हुई है, डन। तो क्या करेंगे, इसके अंदर बताया जाएगा कि देखो जी, इस पॉइंट, इस क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए मैं आपके पास अपील में आया हूं, या फिर इस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए मैं आपके पास अपील में आया हूं। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे जनरेट हुआ है, या फिर ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कैसे जनरेट हुआ है। सिंपल हो गया, यस नो? चलो, सिंपल, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील। ठीक हो गया जी, मीनिंग प्लीज देख लेना। आप जो मेरी इस बात की सीरियसनेसता है उसको नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना, इसके बहुत बुरे प्रभाव आपको देखने होंगे। ठीक है जी, आगे आ जाओ जी। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम क्या होगा? द मेमोरेंडम शैल सेट फोर्थ कंसाइजली एंड अंडर डिस्टिंक्ट हेड्स द ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन टू द डिक्री अपील्ड फ्रॉम विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट और नरेटिव। ठीक है जी, आर्ग्यूमेंट नहीं लिखी होती उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स लिखे होते हैं। ठीक है ना, एंड सच ग्राउंड शैल बी नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली। यस, नंबर्ड होगा ये। ठीक हो गया जी, डन। जज साहब को उसी समय समझ में आ जाएगा, जैसे आपको बताया कि देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो 2 मिनट, और वो भी सीनियर काउंसिल को देंगे जस्टिस साहब। ठीक है जी, क्या करेंगे, योर लॉर्डशिप काइंडली सी द पेज नंबर 1 ऑफ मेमोरेंडम ऑफ दिस अपील। बेसिक योर लॉर्डशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट दी सीरियल नंबर 2, द फैक्ट नंबर 3। ठीक है जी, ओके 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 ओके, शो मी वेयर इट इज, ये हैकल जो है, ये हैकलनेस कहाँ हुई है? ठीक है ना, बोलेंगे ओके योर लॉर्डशिप, नाउ सी पेज नंबर फलाना फलाना ऑफ दिस अपील। ठीक हो गया, मेमोरेंडम ऑफ
अपील से शुरू होगी अपील। अपील के अंदर तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सीधा सिंपल 1 2 3 करके पहले पेजेस पर उसको कैसे समझाया जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ अपील के थ्रू समझाया जाएगा। ठीक है ना, ये मत सोचना कि अपील के अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। बस सीधा सिंपल ये है कि क्योंकि एक क्वेश्चन है, एक जज साहब को, एक जस्टिस को जो लोअर कोर्ट से वही हायर सुपीरियर अथॉरिटी पे है, हम उसको बाउंड नहीं कर सकते कि भाई तू पूरा का पूरा केस पढ़, नहीं, सीधा सिंपल क्वेश्चन है जी, इसलिए मेमोरेंडम ऑफ अपील बना के उसको दे दिया जाता है। ठीक है जी, लेट से जज साहब को समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया मेमोरेंडम ऑफ अपील का। अब जज साहब पूछेंगे हाँ जी बताओ जी आपकी अपील में कहाँ लिखा है, आप बोलेंगे जी आ जाओ पीछे आ जाओ, पेज नंबर इस पे आ जाओ जी आप, 17 16 18 19 21 जो भी। ठीक है जी, दिस इज द पैराग्राफ नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है जी, आ जाओ। अच्छा जी ठीक है जी, और बताओ जी क्या है, वापस आओ जी मेमोरेंडम पे आ जाओ। ठीक है जी, ये देखो जी सीरियल नंबर 7 देख लो जी। ठीक है जी, एक ये कोज है, मेरे पास टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है उसमें लिखे, हाँ जी लिखे हुए, सही सिविल अपील है। ठीक है जी, चलो मोशन इशू कर दो। जैसे ही हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे बोले कि भैया मोशन इशू कर दो, तो इसका मतलब क्या है, लड्डू बांट देना, केस एडमिट हो गया। वरना 2 मिनट में नो 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 मिस्टर काउंसिल, नो नो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन एट ऑल। ठीक है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास तो बहुत सारे मैटर हैं, यू कैन डिक्टेटर्स, यू डोंट रेज योर वॉइस, वी आर द अथॉरिटी, ये वो, हम दीदियां हैं, हम बुरा मान जाती हैं। ठीक है जी, हमारी नेल पॉलिश सूखी नहीं अभी तक। ठीक है जी, सिंपल, तो कुछ भी हो सकता है। डन, इस कारण से आपके पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है जी, उसमें समझाने के लिए एक प्रक्रिया बता रखी है कि आप अपील से पहले, अपील में जो पैराग्राफ है वो डिस्क्रिप्शन पहले मेमोरेंडम ऑफ अपील जो है आप दो। ठीक हो गया, सही, अगेन समझ में आ गया तो ठीक है, वरना बता देना, मैं आपके पास फॉर्मेट डाल दूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी, आओ जी जरा आकर। Then provided that the court shall not rest its decision on any other ground unless the party who may be affected thereby has had a sufficient, हाँ जी, अच्छा कंटेंट्स पढ़े थे, हाँ नंबर थर्ड देखो जी कंटेंट्स, वेयर द अपील इज अगेंस्ट डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, जहां पर अपील किस लिए है, पेमेंट ऑफ मनी वाले में है। द अपीलेंट शेल विद इन सच टाइम एज द अपीलेट कोर्ट में अलाउ डिपॉजिट द अमाउंट डिस्प्यूटेड इन द अपील और फर्निश सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट देयरऑफ एज द कोर्ट में थिंग्स फिट। ठीक है जी, नीचे वाली कोर्ट ने आदेश दे दिया भाई तू इतने रुपए जो उसको दे दे, प्लेंटिफ को या डिफरेंट व्हाटसएवर। ठीक है जी, अब जिसको पैसे देने का आदेश दिया है कोर्ट ने, वो अपील में पहुंच गया। ठीक है जी, अपील में अपील लगा दी है भाई साहब, मेमोरेंडम सब कुछ बढ़िया जचा दिया है। ठीक है जी, अगेन खास तौर से पेमेंट ऑफ मनी वाली अपील के अंदर जो अपीलेट कोर्ट है वो अपीलेंट को कह सकती है कि भाई पैसे डिपॉजिट कर दे या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दे। ठीक है ना, क्योंकि सोचो जरा, आप अपीलेट कोर्ट के जस्टिस हो, क्या आपको लगता है कि कोई अपीलेंट आपके सामने सिर्फ टाइम वेस्ट के इरादे से आया है, बताओ, यस। तो एटलीस्ट ये जो पैसे का जो लेना देना है इन केसेस के अंदर ऐसी सुविधा कर रखी है किसके पास, अपीलेट कोर्ट के पास, कि भैया पहले तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा दो, मेरे पास तो नहीं है जी सिक्योरिटी, तो फिर अपील ले जा भैया कोर्ट। हाँ तो फिर उसीलिए मान लो अगर जेन्युइन अपील है तो कोई बात नहीं, अपना जमा करा देगा ना, है ना। उसको ये पता है कि भाई चलो ठीक है नीचे की कोर्ट ने सुनवाई नहीं करी लेकिन ये कोर्ट सुनवाई करेगी, अदरवाइज पैसे की तो देनदारी है ही, खड़ी है वो तो। डन, सही, बताओ ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ जाए कि भाई पैसे तो वैसे भी जाएंगे वैसे भी जाएंगे, एक बार चांस ले लेना, बोलो क्या करोगे, चांस लोगे, फेयर चांस लोगे। ठीक है ना, अब फेयर चांस लेने के लिए प्रोसीजर है, तो पैसे जमा कराओ। ठीक है ना, ध्यान रखना पर्टिकुलर है ये, डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी के लिए है बस। ग्राउंड्स विच मे बी टेकन इन अपील, ठीक है जी, कौन कौन से ग्राउंड आ सकते हैं, द अपीलेट शैल नॉट एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द कोर्ट आर्ग्यू सॉरी अर्ज or be heard in support of any ground of objection not set forth in the memorandum of the appeal। yes, जो भी ग्राउंड ऑफ अपील है वो मेमोरेंडम ऑफ अपील में आपको लिखना पड़ेगा। जो ग्राउंड आपने मेमोरेंडम ऑफ अपील में नहीं मेंशन किया है तो
अब अपीलेट कोर्ट की जिम्मेदारी हट चुकी है, वो नहीं सुनेगी भैया। एक वर्ड लिखा हुआ अर्ज, सुना है कभी? अर्ज किया है, फिर सामने से आवाज आएगी इरशाद इरशाद, लिटरली वही अर्ज है। अर्ज करने का मतलब नोट पेश करना, कहना, स्टेटमेंट देना, स्टेटमेंट देना, ठीक है जी, सिंपल। चलो, but the appellate court in deciding the appeal shall not be confined to the grounds of objection set forth in the memorandum of appeal or taken by leave of the court under this rule। yes, बिल्कुल सही बात है। परंतु अपीलेट कोर्ट जो है ना जी, अपीलेट कोर्ट तो जब फैसला करेगी अपनी अपील का, तो वो मेमोरेंडम ऑफ अपील से बाउंड नहीं है। पार्टी अपीलेंट जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अपील से बाउंड है। सही क्या बोल दिया? अगर मेमोरेंडम ऑफ अपील, आओ जरा बना देता हूं, ये लो जी, अपीलेंट, अपीलेट कोर्ट, एक तरफ अपीलेंट एक तरफ अपीलेट कोर्ट, ठीक है जी। ये जो है मेमोरेंडम ऑफ अपील में फाइल करेगा। क्या होते हैं उसके अंदर? उसके अंदर ग्राउंड्स होते हैं। इन ग्राउंड्स के बाहर कोई भी ग्राउंड नहीं लेगा, कैन नॉट टेक एक्स्ट्रा ग्राउंड। ठीक है जी। अगर एक्स्ट्रा ग्राउंड लेना है तो कोर्ट की लीव लेगा, लीव मिलेगी तो ठीक, नहीं मिली तो खत्म बात। ठीक है जी। अपीलेट कोर्ट एक्स्ट्रा ग्राउंड या फिर एक्स्ट्रा अर्जनेस नहीं सुनेगी भैया, कितना ही बोलता रहे, कोर्ट की तरफ से इरशाद है, नहीं आएगा, है ना, बोलते हैं ना अर्ज किया है, इरशाद इरशाद, नो इरशाद, ठीक है ना, सिंपल, नहीं आएगा। लेकिन कोर्ट को जब, अपीलेट कोर्ट को जब अपील डिसाइड करनी होगी तो मेमोरेंडम क्या, एक्स्ट्रा फैक्ट क्या, ठीक है जी, जहां कोर्ट का मन करेगा वहां जाएगी। ये ठीक हो गया क्या? चलो जाएगी, डन, सिंपल था लिखा जी। हाँ ठीक है, लीव ले लेगा, ठीक हो गया। डन। चलो जी, नंबर 2, ग्राउंड्स विच मे बी टेकन इन द अपील, द अपीलेट कोर्ट, ये क्या क्या हो गया, हाँ रूल आ गया। चलो, shall not accept the leave of the court urge to be heard is court of, यही पढ़ा था क्या? मेरा भी दिमाग घूम चुका वैसा, कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम है, मैं इसका 2 लगा रहा हूँ। चलो जी, प्रोवाइडेड हो चुका। आओ जी, नंबर 3, रिजेक्शन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम। ये लो, कोर्ट की लीव से क्या कर रहे हैं, इसका मतलब मेमोरेंडम को अमेंड कर रहे हैं। सही। 3A कब आया जरा देख लो, कब आया है बता दो। यस, थैंक यू। When an appeal is presented after the expiry of the period of limitation specified therefore it shall be accompanied by an application supported by the affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period। yes, बिल्कुल सही। फिर दूसरा पढ़ दिया गया, अरे यार मेरे को ये 2 जगह देखना पड़ रहा है ना। हाँ जी, रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ द मेमोरेंडम। नंबर 3, where the memorandum of appeal is not drawn up in the manner herein before prescribed, it may be rejected or be returned to the appellant for the purpose of being amended within a time to be fixed by the court or be amended then and there। देखो जी क्या हुआ, अब अर्ज किया है, दूसरा ही करने लग गया, ठीक है ना। अब जज साहब पूछ रहे भाई अर्ज तूने किया है, स्पेशल अर्ज नहीं होगा, ये दिखाई इसमें कहाँ अर्ज किया है, इसमें तो अर्ज नहीं किया है, ठीक है जी, मेरे आका इसमें तो अर्ज नहीं किया है, आप प्लीज इरशाद बोल दो, अदरवाइज इरशाद बोल दिया, चला भी अमेंड कर। उसी समय अमेंडेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसके पास, ठीक है जी। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं जब कॉर्पोरेट में काम कर रहा था तो जो कोर्ट वगैरह का काम होता था वो मैं ही संभालता था, ठीक है जी, सही।
मैं लगभग चंडीगढ़ में मैंने 3 से 4 कंपनीज में काम किया, लिटिगेशन का काम मेरे पास ही आता था, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे पास ही आता था, ठीक है। अब उसमें क्या है, हाई कोर्ट के अंदर हुआ क्या, आनंद फानन में एक अपील थी पुरानी, ठीक है जी। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, नई कंपनी में गया, मैंने ज्वाइन किया, ठीक है जी। मैंने वो चेक करा, बोला कि भाई इसमें तो मेन ग्राउंड तो है ही नहीं, अब क्या करें, ठीक है जी। अब माजी, अब तो देखो कोर्ट की वो है कि वो अमेंड करवाएंगे, तो ठीक है जी। चल ठीक है, आज शाम को चलते हैं एडवोकेट के पास, ठीक है जी। बड़े सारे, बड़ा लॉयर था हाई कोर्ट का, ठीक है जी। हम गए, तो बोलते हैं किस ग्राउंड के ऊपर, तो फिर मैंने एडवोकेट साहब को समझाया कि भाई इस ग्राउंड के ऊपर देख लो, अगर रिक्वेस्ट करके देख लो, तो वो बोलता हाँ ये तो पॉइंट तो है तो अच्छा, लेकिन वही फिर रिक्वेस्ट वाली बात है। और क्या है, कल लास्ट डे था, ठीक है जी। तो कल की क्या ड्यूटी लगी, कल की ड्यूटी ये लगी कि सुबेरे सुबेरे पहुंच जा मेरे पास, ठीक है जी। अब मैं सुबेरे सुबेरे 7 बजे पहुंच गया, ऑफिस मेरा 10 बजे का। मैं 7 बजे वकील के कहा ऑफिस में, घर वाले ऑफिस में, ठीक है जी। अब उसने प्रिंटर रख दिया मेरे पास और वो बोल दिया कि देख इसके अंदर चेंज कर दे, मैं फटाफट से आता हूँ, ठीक है, तू मेरे को पढ़ा के बता दियो, ठीक है। मैंने उसको पढ़ा के सुना दिया कि इसके अंदर ये चेंज हुआ, ठीक है ना। मैंने कहा जी पर लैंग्वेज देख लो, देखो मैं तो एक लोअर कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस करी, मेरा इतना एक्सपोजर नहीं है कोर्ट की प्रैक्टिस का, ठीक है। बोलते कि ठीक लिखा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब हुआ क्या, बोला कि इसके प्रिंट निकाल ले, ठीक है जी। ये मेरे भी समझ में नहीं आया, भैया अभी प्रिंट निकालने की क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। बोला निकाल ले, मगर कितने निकालू, बोला कि इसके 6 सेट बना ले, ठीक है जी। उसके 6 सेट बनाए, ठीक है जी। 6 सेट बनाने के बाद जो है फिर बोला कि एक सेट और निकाल ले, वो अपने अपना निकाल ले, ठीक है। अब बोला कि चल ठीक है, इसको याद कर ले, चल चलते हैं। तैयार हो आके, ठीक है जी, सीधा कोर्ट में से उसी गाड़ी में गया हूँ, ठीक है ना। बढ़िया वीआईपी ट्रीटमेंट, वैसे 2 तो गार्ड उसी गाड़ी में, ठीक है जी, ठीक है जी। मैं दरवाजा खोलने लगा, बोला रुक जा। गार्ड आया, गार्ड ने दरवाजा खोला, वाह क्या बात है भाई साहब, ठीक है जी। चलो जी, वो तो चलो ये तो एक्स्ट्रा सी बात है, ठीक है। फिर सीधा बोलते हैं अपने मुंशी को कॉल कर दिया, तो उसने कि सीधा जो है आजा वहीं पे प्रेजेंट मिलियो, ठीक है जी। जैसे ही गाड़ी के बाहर निकले, ठीक है जी, वकील साहब ने बोला कि मुंशी को वो दे दे, कागज दे दे, ठीक है। 6 के 6 सेट दे दिए, ठीक है जी। वो बोले कि जाके मोर मार मरवाना, जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, जो क्या बोलते हैं मतलब, ये इनका जो हाजिर नाजिर जो भी ब्रांच होती है इनकी, वो अलग से होती है, उनके अलग से रूल होते हैं हाईकोर्ट के, ध्यान रखना। उनकी फीस, स्टाम्प स्टूम्प सब अलग प्रकार की लगती है, ठीक है ना। लेट से यहाँ अगर 5 का काम हो रहा तो उधर 50-55 का रहेगा काम, ठीक है ना। तो मुंशी वगैरह उनका सारा का सारा लिंक होता है, वो फटाफट फटाफट करवा के आ जाएगा, ठीक है। वो बोलते हैं कि फटाफट आ जा, सबसे पहले जो है कॉलिंग में जो है वहां पे जाके एक बार लिस्ट करवा देता हूँ मामले, ठीक है जी। अब वो क्या, हम पहुंचे, इतने मुंशी जो है फटाफट भाग के गया, ठीक है जी। वो थोड़ा सा अलग है, हाईकोर्ट की जो मेन बिल्डिंग है ना उससे थोड़ा सा आगे चलकर अलग से, ठीक है जी। 3-4 बिल्डिंग बनी हुई वो अलग अलग, ठीक है जी। अब वो फटाफट गया, फटाफट 6 की 6 7 के साथ मोर मोर मरवा के लाया, ठीक है जी। मोर मरवाने के बाद जो वापस कोर्ट में आ गया, कोर्ट के अंदर जो वकील साहब बैठे के आके उन्होंने लिस्ट करवाया, ठीक है जी। फिर जैसे जैसे बोली पड़ती रही, ठीक है जी, सबसे पहले हम अपीयर हो गए। क्यों, शुरुआत में जैसे ही जज साहब बैठेंगे, ठीक है जी, जज साहब को नमस्ते करेंगे, उसके बाद जो है फिर सीधा वो पॉइंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले तो क्या था, वो सही में लठ लेके बाहर खड़ा हो रहता था, फलाना वर्सेस फलाना हाजिर हो, फलाना वर्सेस फलाना हाजिर हो, बार बार बोलता था। अब कुछ नहीं, अब स्क्रीन के ऊपर चलता रहता है, सभी मैटर एक दो को तो तैयार करके आ जाते हैं। अब जो है जज साहब वेट नहीं करते हैं, ठीक है जी। जो जिस भी पार्टी का जिस भी चाहे जो भी आइटम हो, ठीक है ना, अगर वकील साहब आए हुए हैं तो वो आके अपना केस प्रेजेंट कर देते हैं, वो अकॉर्डिंगली चलता रहता है। तो सबसे पहले हम पहुंच गए कि देखो जी ऐसा है जी मिस्टर काउंसिल, ये पहले पॉइंट पे आपने क्यों नहीं बताया। तो बोले कि ये लॉर्डशिप, ये बेसिकली पॉइंट का पता ही नहीं था, और जो हमारा जो कॉर्पोरेट का जो ऑफिस है उसके अंदर बेसिकली छटनियां वगैरह चल रही थी, ये बस पॉइंट अभी आया, उनके पास भी समय नहीं था। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बस ये पॉइंट एक बार डलवा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है जी। ओके, बट आई डू नॉट हैव दैट मच टाइम, ठीक है जी। यू हैव टू फाइल द अमेंडमेंट राइट नाउ। ओके लॉर्डशिप, ये लो, ठीक है जी। उसी समय जो है लिस्ट करवा दी, ठीक है जी। अब सीधा जो है जो उनका रीडर जो होता है, ठीक है जी, रीडर के थ्रू जो डॉक्यूमेंट ले लिया, फटाफट फटाफट उनको बता दिया, ठीक है जी। और ये 6 की 6 जो थी, बोला कि ये ऑब्जेक्शन के लिए, तो अगर ऑब्जेक्शन होगा तो अपना देख लेंगे, ठीक है। वो ऑब्जेक्शन के लिए रख ली, ठीक है जी। और फिर सीधा 2 मिनट में समझ के, ठीक है जी, और फिर सीधा मोशन के लिए डेट लगा दी, ठीक है ना। शाबाशी शाबाशी मिली, कोई प्रमोशन नहीं मिला। चलो जी, देर एंड देन वेयर द कोर्ट रिजेक्ट्स एनी मेमोरेंडम इट शैल रिकॉर्ड द रीजन ऑफ सच रिजेक्शन, ठीक है जी। लेट्स से जज साहब हमको बोल देते कि नो मिस्टर काउंसिल, नो नो नो, दिस इज नॉट टू बी डन, दिस इज नॉट द प्रोसीजर, ठीक है जी, कोई बात नहीं। वेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अपील इज अमेंडेड द जज और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ शैल साइन और इनिशियल द अमेंडमेंट। यस, बिल्कुल सही बात है जी। जब अपील अमेंड हो जाएगी तो कोई बात नहीं, जैसे जिस हिसाब से साइन वगैरह करने होगा अपना कर देंगे। चलो जी, 3A एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले,
हाँ जी, अगर सूट डिले हो जाए तो कंडोनेशन ऑफ सूट की एप्लीकेशन कहाँ डलेगी? 7-6 में। ठीक है जी। कोई एप्लीकेशन डिले हो जाए, सेक्शन सेक्शन 37, सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में डिले हो जाए, एग्जीक्यूशन वाले में देखेंगे भैया। ठीक है जी। अगर अपील में डिले हो जाए, फर्स्ट अपील में डिले हो जाए, तो कंडोनेशन ऑफ डिले इन अपील कहां डलेगा? 3A में। ठीक हो गया, सिंपल। कंडोनेशन ऑफ डिले ये समझ रहे ना? चलो, when an appeal is presented after the expiry of the period of limitation, सही, जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो जाने के बाद अपील प्रेफर होती है। ये पता है ना, कोई भी सूट, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी अपील, कोई भी प्रोसीडिंग ऐसी नहीं है हमारे देश में जो लिमिटेशन एक्ट से बाउंड ना होती हो। बोलो क्या है, क्या कोई, या कंटिन्यूस या एटर्नल टाइम तक कोज ऑफ एक्शन आप दे के रखो, ठीक है ना, अवेलेबल रखो कि जब आपका मन करे तब लड़ो मरो। कर सकते हैं ऐसा? नहीं। ठीक है जी। और बहुत रैंडम पॉइंट होता है ये। ठीक है जी। और जो जितनी हायर कोर्ट में चले जाओगे उतना क्रूशियल और रैंडम पॉइंट बन जाता है। रैंडम है बट बहुत क्रूशियल है भैया। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले ही अभी वो उड़ाई थी, नहीं नहीं ये तो गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है, अब कहां से लाएंगे, दूसरी पार्टी के पास कहां से एविडेंस होगा। उड़ा दिया केस। थोड़े दिन के बाद दूसरी पार्टी अपना अलग केस लेके पहुंच गई, नहीं नहीं ये तो बहुत जरूरी है, पुराना है तो क्या हुआ, अन्याय तो हुआ है। ठीक है जी। चलो, इट शैल बी अकम्पेन्ड बाय एन एप्लीकेशन। कैसे? कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन जाएगी सपोर्टेड बाय एफिडेविट के साथ, सेटिंग फॉर द फैक्ट्स ऑन विच द अपीलेंट रिलाइज टू सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही हैड सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील विद इन सच पीरियड। जिसके अंदर स्पेसिफिक बताया जाएगा कि देखो जी, जो टाइम पीरियड जो था उसमें मैं अपील फाइल नहीं कर पाया, मेरे पास सफिशिएंट कॉज है। ठीक है। सफिशिएंट कॉज क्या है? कि देखो जी, नीचे बेसिकली जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है जी, वहां पर अचानक से जो है माहौल बिगड़ जाता है। ठीक है जी। और बेंच को अकॉर्डिंगली जो कोर्ट की जो कार्रवाई वगैरह होती है पूरे के पूरे उसको सस्पेंड करना पड़ गया। ठीक है जी। इधर से टाइम पीरियड निकलता चला गया। ठीक है जी। वहां पे नकल का सवाल या जजमेंट जजमेंट कुछ तैयार ही नहीं हो पाई, क्या करें? ठीक है जी। बढ़िया ग्राउंड है। ठीक है जी। कोर्ट अलाउ करते हैं। इफ द कोर्ट सीज नो रीजन टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई रीजन नहीं है रिजेक्ट करने का एप्लीकेशन का, विदाउट द इशू ऑफ द नोटिस ऑफ द रिस्पोंडेंट, बिना किसी रिस्पोंडेंट को नोटिस करवे, नोटिस हियर ऑफ शैल बी साइंड बाय द रिस्पोंडेंट एंड मैटर शैल बी फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट बिफोर इट प्रोसीड्स टू डील विद द अपील अंडर रूल 11 और रूल 13 एज द केस में भी, जो भी केस होगा। कोर्ट को लगेगा भाई नहीं इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं, तो भैया अलाउ हो गया। Where an application has been made under sub rule 1, the court shall not make an order fact the stay of execution of the decree against which the appeal is proposed to be filed, so long as the court does not, after hearing under rule 11, डिसाइड टू हियर दी अपील। ठीक है जी। 11 के साथ ही पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। बेसिकली किस चीज की बात कर रहे हैं? बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे, एक बार विजुलाइज कर लो अच्छे से। ये लो जी, प्लेंटिफ वर्सेज जो है जी, कुछ पूछ रहे हो क्या? चलो, प्लेंटिफ वर्सेज डिफेंडेंट, ये लो जी डिक्री आ गई। ठीक है जी। डिक्री होल्डर ने एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फाइल कर दिए। ठीक है जी। जजमेंट डेटर अपील में आ गया है। समझ रहे हो? कॉन्सिक्वेंस समझ रहे हो? सिर्फ अपील में चले जाने से नीचे वाला जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है उस पे किसी प्रकार का स्टे नहीं लगेगा। ठीक है जी। सही। कभी अपील डाल दी किसने? जजमेंट डेटर ने। ठीक है जी। और नीचे वाली कोर्ट में जब डिक्री की एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग चल रही है तो वहां पे जाके ये बता दिया कि देखो जी मैंने अपील फाइल कर दी है। तो अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या बोलेगी? हाँ तो अपील फाइल कर दी है तो क्या करूं?
तो जी आप स्टे कर दो, दिखा कोर्ट का ऑर्डर स्टे का, ठीक है ना। इस चीज की बात हो रही है, ठीक है जी। ये रूल 11 में, 12 में, 13, 16 में यही पढ़ने वाले हैं। अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकवानी है तो भाई साहब अपीलेट कोर्ट से आपको स्टे लेकर आना पड़ेगा, वरना वो नीचे की कार्रवाई चलती रहेगी। किसकी जिम्मेदारी है? जजमेंट डेटर की जिम्मेदारी भैया, अपीलेट कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं। अपीलेट कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं। कोई बात नहीं, अपील बाद में अलाउड हो जाएगी, रेस्टिट्यूट करना पड़ेगा तो रेस्टिट्यूट कर दें, क्या होगा। लेकिन रेस्टिट्यूट की नौबत ही ना है, ये किसकी जिम्मेदारी? जजमेंट डेटर की जिम्मेदारी है। ठीक हो गया जी, चलो जी आगे आ जाओ। ये पॉइंट बनेगा सिंपल, आज थोड़ा सा सिंपल सिंपल करा रहा हूं, कल टेक्निकल कर दूंगा अपील को मैं। चलो जी, हेडिंग से पढ़ लो। One of the several plaintiffs or one of the several defendants may obtain reversal of whole decree where it proceeds on ground of the common to all. Yes, 10 प्लेंटिफ थे, 10 डिफेंडेंट थे, ठीक है जी। डिफेंडेंट जो है अपील में जा रहे हैं, वो अपील में राइट आ गया था, सिर्फ एक डिफेंडेंट गया है। हाँ, परंतु वो जो अपील जो गई है उसका नेचर कैसा है कि ये जिस क्वेश्चन के ऊपर आए ये कॉमन था, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन के लिए जो रिवर्सल का ऑर्डर आएगा अपीलेट कोर्ट से, वो सब के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, बस इतनी सी बात। ठीक हो गया, सही है जी। चलो चलो, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, 5 से मामला शुरू कर लेते हैं, सिंपल। या फिर इसको पढ़ाता हूं मैं कल, आओ जरा दूसरे प्रोविजन पढ़ते हैं। आओ जी, नंबर 9, registry of memorandum of appeal. The court from whose decree an appeal lies shall entertain the memorandum of appeal and shall endorse thereon the date of presentation and shall register the appeal in a book of appeal kept for the purpose. Yes, बिल्कुल सही बात है जी। कौन करेगा ये सारा का सारा काम? ये सारा का सारा कोर्ट करेगा, ठीक है जी, डन। चलो जी, सच बुक शैल बी कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ अपील। ठीक हो गया जी। चलो जी, नंबर 10, अपीलेट कोर्ट में रिक्वायर अपीलेंट टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर कोस्ट। यस, सिंपल हेडिंग से कर लो। हाँ जी, 11 पे छोड़ दो इसको। पावर टू डिसमिस अपील विदाउट सेंडिंग नोटिस टू लोअर कोर्ट। यस, पावर आ गई है, स्टार लगा लेना, ठीक है जी। द अपीलेट कोर्ट आफ्टर फिक्सिंग ए डे फॉर हियरिंग द अपीलेंट और हिज प्लीडर एंड हियरिंग हिम अकॉर्डिंगली इफ ही अपीयर्स ऑन दैट डे मे डिसमिस द अपील। अंडरलाइन, if on the day fixed or on any other day to which the hearing may be adjourned the appellant does not appear, underline karo, appellant does not appear, when the appeal is called on for hearing the court may make an order that the appeal be dismissed। ठीक है जी, उसी समय उड़ा देगी कोर्ट। The dismissal of an appeal under this rule shall be notified to the court from whose decree the appeal is preferred। ठीक है जी, जब कभी भी अपील डिसमिस करी जाती है तो लोअर कोर्ट के पास जिसकी डिग्री से अपील आई है वहां पर क्या भेजा जाता है? उसको नोटिस, उसको नोटिफाई किया जाता है, ठीक है जी। नोटिस भेजेंगे उसको कि भैया ऊपर की अपील जो प्रेफर हुई थी, ठीक है जी, वो डिसमिस हो चुकी है। वेयर एन अपीलेट कोर्ट नॉट बीइंग द हाई कोर्ट डिसमिस एन अपील अंडर सब रूल 1 इट शैल डिलीवर ए जजमेंट रिकॉर्डिंग इन ब्रीफ इट्स ग्राउंड फॉर डूइंग सो एंड अ डिक्री शैल बी ड्रॉन अप इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट। यस, नोटिस नोटिस थोड़ी ना, और जहां पर जरूरत पड़ेगी, हाई कोर्ट के लिए नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाई कोर्ट को ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी अपीलेट कोर्ट डिसमिसल कर रही है, ठीक है जी, तो उसको जजमेंट ओपिनियन अपना लिखकर नोटिफाई नोटिस के साथ जो है भेजना पड़ेगा कोर्ट के पास, लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट को करने की जरूरत नहीं है ये। हाँ हाँ जी, ओरिजिनल कोर्ट। 11 टाइम विद इन विच हियरिंग अंडर रूल 11 शुड बी कंक्लूडेड। सिंपल 1 2 3, तीसरी लाइन बीच में विद इन 60 डेज, अंडरलाइन फ्रॉम द डेट ऑन विच द मेमोरेंडम ऑफ अपील इज फाइल्ड। फ्रॉम द डेट को जरूर आपने अंडरलाइन करना है।
चलो जी, 12 डे फॉर हियरिंग, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आगे आ जाओ। 16, right to begin on the day fixed or on any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant shall be heard in support of the appeal. The court shall then, if it does not dismiss the appeal at once, hear the respondent against the appeal, and in such case the appellant shall be entitled to reply। बिल्कुल सही बात है जी। देखो जी, कोई केस फाइल कर दे, कौन फाइल करेगा? प्लेंटिफ करेगा केस या डिफेंडेंट? केस को इंट्रोड्यूस करने का हक किसके पास है? प्लेंटी के पास है। तो अपील का अकॉर्डिंगली किसके पास होगा? अपीलेंट के पास। अपीलेंट के पास, हाँ, अपीलेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है ना? तो अपीलेंट बोलोगे आप। द कोर्ट शेल देन, इफ इट डज नॉट डिसमिस द अपील एट वंस, एक समय उसी समय डिसमिस नहीं करते हैं, हियर करेंगे रिस्पोंडेंट को अगेंस्ट द अपील, फिर रिस्पोंडेंट को बुलाएंगे भैया, सीधी सिंपल सी बात। इन सच अ केस द अपीलेंट शेल बी एंटाइटल्ड टू रिप्लाई। बिल्कुल सही बात है जी। अगेन ये देखो, बार बार आपको बताया जा चुका है, ठीक है जी, अपील के अंदर ज्यादा समय नहीं होता, ठीक है जी। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ी अदब और अदायब की कोर्ट को अगर आपको देखना है तो डीजे साहब की कोर्ट में जाकर आप देख सकते हो। डीजे साहब की कोर्ट में जाके आपको पता लगेगा कि भाई तापमान कुछ अलग ही है, ठीक हो गया ना? जैसे केओस मचा रहता है बाकी जो सिविल कोर्ट्स वगैरह या क्रिमिनल कोर्ट्स वगैरह होती है, जैसे केस है मछली बाजार से चलता रहता है, जैसे ही डीजे की कोर्ट में आओगे तो वहां पे सब कुछ बड़े करीने के साथ रखा रहता है, ठीक है ना? सब कुछ ऑर्डर बहुत ही मेंटेन रहता है, ठीक है? क्योंकि सीधी सिंपल सी बात है, वो इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी बैठा हुआ अंदर, ठीक है ना? डिस्ट्रिक्ट का सबसे एक्सपीरियंस्ड आदमी बैठा हुआ है, ठीक है ना? उसको पता है कैसे प्रोसीडिंग चलानी, उसने सारी उम्र यही मछली बाजार से पढ़ा है, ठीक है, ठीक है ना? वो उसी समय बोलेगा अपने जो भी नायब कोर्ट है कि बाहर एक तो भीड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? यहाँ खड़ा रहा कर, ठीक है जी, जिसकी आवाज है सिर्फ उसको अंदर भेज। यहाँ पर केओस लगाने की जरूरत नहीं है। को वकील आएंगे, जितने भी वकील हैं वो सारे के सारे भाई साहब हिरार्की में उसे उसके अंडर ही है, ठीक है जी। सीनियर लॉयर है, उनकी इज्जत करना नहीं करना वो तो देखो बिल्कुल उम्र के बड़े लेवल लोगों की बात है, वो अपने आप देखेंगे भैया, ठीक है ना? डीजे साहब 2 मिनट, मैंने तो ऐसे डीजे भी देखे वो 2 मिनट में वो बोलते कि वकील साहब पता देखो क्या है, इतनी भीड़ लगाने का फायदा नहीं है, अगर आपको कोर्ट में ही रुकना है तो कोई बात नहीं, देखो पीछे चेयर्स रखी है, आप आराम से बैठो, ठीक है ना? यहाँ पे क्यों इतनी भीड़ लगा रहे जी? एक ही केस के हैं यार, एक ही केस के इतने सारे एडवोकेट हो, ठीक है जी, बताओ जी कौन कौन किस किस को आर्गुमेंट देनी है, ठीक है? जो नहीं है ना दीवार की तरफ खड़े हो जाओ भाई, ठीक है ना? थोड़ा सा क्या हो, क्योंकि मेरे को पार्टी से सवाल भी तो सुनना है, आप लोगों ने घेर लिया उसको, पीछे टी ये तो जूनियर है जी, सीख रहे हैं, ऐसा है जी, 2 मिनट में इन कैमरास कार्रवाई का मैं ऑर्डर कर दूंगा, आप आराम से थोड़ा सा, ठीक है ना, मेंटेन रखिए, ठीक है ना, मेंटेनेंस बना के रखिए, इस तरीके से केस मत कीजिए, ठीक हो गया जी, डन। सीधी सिंपल सी बात, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो भी 5 मिनट की आर्गुमेंट में पता चल जाएगा भाई ये अपील फाइल हो रही है कि नहीं, ये अपील एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर अपील एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो टाटा बाय बाय, खत्म, सही। अगर अपील एडमिट हो रही है तो फिर क्या करेंगे? रिस्पोंडेंट को समन करके बुला लेंगे, आजा भैया। रिस्पोंडेंट जब आएगा तो क्या करेगा? अपील का रिप्लाई देगा, अगर उसने रिप्लाई देना हो तो, नहीं रिप्लाई देना तो फिर देख, ठीक है ना? डन, चलो। Number 17, dismissal of appeal for appellant's default. Yes, where on the day fixed or on any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant does not appear नहीं होता है appellant. When the appeal is called on for hearing, the court may make an order that the appeal be dismissed. बिल्कुल सही बात है, dismissal in default appeal भी हो सकती है, हाँ हो सकती है। Explanation, nothing Nothing in this sub rule shall be construed as empowering the court to dismiss the appeal on merit। बिल्कुल सही बात है जी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूट कर सके कि कोर्ट एम्पावरिंग है कि कोर्ट डिसमिस कर सके अपील को, किस पर? मेरिट पर। बिल्कुल सही बात है जी। लेट से नहीं आया भाई अपीलेंट, कोई बात नहीं, कोर्ट बाउंड थोड़ी ना कि डिसमिस ही करना है इसको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऑन मेरिट डिसाइड करना तो ऑन मेरिट डिसाइड कर देंगे भैया, सीधी सिंपल सी बात। हियरिंग एन एक्स पार्टे अपील, बिल्कुल सही बात है जी, क्या अपील भी एक्स पार्टे हो सकती है? हाँ, where the appellant appears and the respondent does not appear, the appeal shall be heard ex parte। बिल्कुल सही बात है जी। 19 छोड़ दो, 21 पे 20 पे आ जाओ। Power to adjourn hearing and direct persons appearing
इंटरेस्टेड टू बी मेड रिस्पोंडेंट। यस, जब कभी भी कोर्ट के सामने अपीयर होता है एट द हियरिंग के समय कोई बंदा हु वाज ए पार्टी, जो पार्टी था सूट का, अंडरलाइन सूट, अपील मत पढ़ना यहाँ पे, इन द कोर्ट फ्रॉम हुज डिग्री द अपील इज प्रेफर्ड, जिस जिस डिग्री के अगेंस्ट में यहाँ पर अपील आई है, बट हु हैज नॉट बीन मेड एज अ पार्टी इन द अपील, इसको पार्टी नहीं बनाया गया अपील में, is interested in the result of the appeal, और वो इंटरेस्टेड है इस अपील में, द कोर्ट में, अंडरलाइन में, adjourn the hearing to a future day to be fixed by the court and direct, अंडरलाइन डायरेक्ट, such person to be made respondent, इसको भी रिस्पोंडेंट बनाइए। No respondent shall be added under this rule after the expiry of the period of limitation for the appeal unless the court for reason to be recorded allows then to be done। ठीक है जी, on such terms as to the cost as it thinks fit। ठीक है, सिंपल सी बात। एक बार लिमिटेशन का पीरियड अगर जंप हो गया उसके बाद कोर्ट किसी को इसके अंदर ऐड इनटू की इजाजत नहीं देगी। हाँ, अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इसका होना इंपॉर्टेंट है, बताओ किस किस में लगेगा? नेसेसरी पार्टीज। 3-10 क्या? 3-10 क्या? 1-10। क्या वो अपील लिखा था उसमें? क्या प्लीडिंग्स हमने पढ़ा था ऑर्डर 6 के अंदर? क्या अपीलेट कोर्ट के सामने जो भी प्लीडिंग, क्या वो शामिल थी उसके अंदर? जो अपीलेट कोर्ट के सामने ये जो कागज पत्री चल रही है अपनी, ठीक है ना, अपील आ गई उसका रिप्लाई आ गया, क्या इसको भी प्लीडिंग्स मान लें? बताओ और बताओ जी, एक यस एक नो, क्या रखा जी टिक? तो है तो प्लीडिंग। हाँ नदीप क्या लगता है? हाँ वर्षा क्या लगता है? क्यों? कैसे मान लेंगे प्लीडिंग्स? कैसे? लिखा हुआ है, लेजिस्लेशन लिख के बताया हुआ है, सिर्फ इनको प्लीडिंग्स कह रहे हैं। अपील आई है उसको प्लेंट बोल दें, अगर कंटिन्यूस ऑफ सूट बोल रहे हो बोल दें, सोचो, चलो क्यों नहीं बोल सकते? शनिवार के पकोड़े खिला रहे हो तुम दिवाली की, मेरे को और कुछ नहीं है, बताओ क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, वो तो नेचर है, चलो ठीक है। और प्लेंट में अपीलेट कोर्ट में प्लेंट फाइल होने का अपना एक प्रोसीजर है, ठीक होगा ना? सही। क्या इसमें सपोर्टिव एफिडेविट लिखा हुआ अपील में कहीं पर? इसमें ऑर्डर 3912 की एप्लीकेशन लिखी हो, इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन लिखी हो, कुछ लिखा हो ऐसा, ठीक होगा ना? तो ये प्लीडिंग्स नहीं, सिंपल रहेगा। नहीं है, क्यों है? क्योंकि स्पेसिफिक लेजिस्लेशन लिख चुका है कि प्लीडिंग्स क्या होती है। आओ जी, स्टार लगा लो। Rehearing on application of respondent against whom ex parte decree made, where an appeal is heard ex parte, अपील heard हुई है ex parte, ठीक है जी, and judgment is pronounced against the respondent, और judgment respondent के अगेंस्ट में प्रोनाउंस हो चुकी है, he may apply to the appellate court to rehear the appeal, ठीक है ना, rehear की एप्लीकेशन लगेगी, एंड इफ कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि दैट द नोटिस वो जो है वो ड्यूली सर्व नहीं हुआ है, या फिर उसको प्रिवेंट कर दिया गया था किसी सफिशिएंट कोज के द्वारा कि वो अपीयर नहीं हो सका अपीलेट कोर्ट के सामने जब कभी भी ये केस बुलाया गया, द कोर्ट शैल रीहियर द अपील ऑन सच टर्म्स एज टू कोस्ट और अदरवाइज एज इट थिंक्स फिट टू इम्पोज अपॉन हिम। ठीक है जी, सिंपल। अगर साइड में सिर्फ लिखना चाहो याद करने के लिए, सेटिंग असाइड एक्स पार्टे अपील, डन।
सिर्फ याद करने के लिए कह रहा हूं, किसी ने लिखना हो तो लिख लेना। इसके अंदर आपने कहीं पर भी सेटिंग असाइड एक्स पार्टे नहीं लिखा पड़ा है। यहां पर क्या पढ़ रहे हो आप? री हियर। ठीक हो गया? चलो भाई इस पे भी स्टार लगा लो भाई। अपॉन हियरिंग रिस्पोंडेंट में ऑब्जेक्ट टू डिक्री एज इफ ही हैड प्रेफर्ड सेपरेट अपील। कोई भी रिस्पोंडेंट यद्यपि ही मे नॉट हैव अपील, उसने अपील अभी तक नहीं करी है, फ्रॉम एनी पार्ट, किसी भी पार्ट ऑफ डिक्री से, मे नॉट ओनली सपोर्ट द डिक्री, वो ना ही केवल किंतु परंतु सपोर्ट करेगा डिक्री को, बट मे ऑल्सो स्टेट दैट, वो ये भी बताता है दैट द फाइंडिंग अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट में जो फाइंडिंग है इन द कोर्ट बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इशू ought to have been in his favor, उसके फेवर में था जी, एंड मे ऑल्सो टेक एनी क्रॉस ऑब्जेक्शन, और उसको यदि कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन लेना तो वो क्रॉस ऑब्जेक्शन ले लेगा टू द डिक्री, डिक्री के लिए, विच ही कुड हैव टेकन बाय वे ऑफ अपील, जो वो अपील के द्वारा ले सकता था, प्रोवाइडेड ही हैज फाइल्ड सच ऑब्जेक्शन, परंतु ये ध्यान रखना उसको ये ऑब्जेक्शन फाइल करने पड़ेंगे इन दी अपीलेट कोर्ट के सामने विद इन 1 महीना, अंडरलाइन विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑन हिम, अंडरलाइन फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑन हिम को अंडरलाइन करो, और को सर्कल करो, हिज प्लीडर को करो जी, ऑफ नोटिस ऑफ द डे फिक्स्ड फॉर हियरिंग द अपील, और विद इन सच फर्दर टाइम एज द अपीलेट कोर्ट में सी फिट टू अलाउ। बिल्कुल सही बात है जी, रिस्पोंडेंट की बात हो रही है। देखो जी सिंपल सी बात क्या है, कोई एक रिस्पोंडेंट है, अपीलेट कोई भी हो सकता है ना, ठीक है जी। अब क्या है, रिस्पोंडेंट ने कोई अपील फाइल नहीं करी, वो क्यों फाइल करेगा, उसके तो फेवर में आया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन वो फ्री है अगर उसने कुछ ऑब्जेक्शन लेना है तो, वो कोर्ट की ड्यूटी लगा के नहीं चलेगा कि भाई मैंने ऑब्जेक्शन ले ली तो कोर्ट भी ले लेगी, ना भाई कोर्ट क्यों लेगी, ठीक है, सिंपल। रिस्पोंडेंट आए, मना ही नहीं है, रिस्पोंडेंट आए अगर आना है तो, और अपना ऑब्जेक्शन जो भी फाइल करना है, क्रॉस ऑब्जेक्शन लेना है, व्हाट्सएवर उसको डिफेंस करना है, ठीक है ना, अपना डिफेंस ले सकता है, सीधी सीधी सिंपल, सही है। चलो जी, एक रिस्पोंडेंट जो कि एग्रीड है बाय फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की फाइंडिंग से, इन द जजमेंट, जजमेंट में, ऑन विच द डिक्री अपील्ड अगेंस्ट इज बेस्ड, में under this rule file cross objection in respect of the decree in so far as it is based on that finding, notwithstanding that by reason of the decision of the court on any other finding which is sufficient for the decision of the suit, the decree is wholly or in part in favor of that respondent। बिल्कुल सही बात है, कोई भी फाइंडिंग आ जाती है कोर्ट की, ठीक है जी, जजमेंट में, ठीक है जी, तो क्या है, उसका ऑब्जेक्शन ले सकता है, उसके विषय में भी क्वेश्चनिंग को कर सकता है, ठीक है। यानी रिस्पोंडेंट का काम सिर्फ और सिर्फ जो अपील का ग्राउंड किसने, अपीलेंट ने बनाया, सिर्फ उसको डिफेंस नहीं करना, उसको क्रॉस ऑब्जेक्शन लेना तो वो भी कर सकता है, ठीक है जी, और अगर उसने वो भी क्यों एग्रीड है तो वो भी इवन जो है अपना डिफेंस के साथ साथ में ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है डिग्री को लेकर, ठीक है ना, इतनी सी बात दिख रही है। फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्शन एंड प्रोविजंस एप्लीकेबल देयर टू, यस, फॉर्म कैसा रहेगा और एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी, सच क्रॉस ऑब्जेक्शन शेल बी इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड द प्रोविजन ऑफ रूल 1 सो फार एज दे रिलेट टू द फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अपील शेल अप्लाई देयर टू, ठीक है जी, यूं के यूं अपील के जो प्रोविजन है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी, सही बात है। आगे आ जाओ, छोड़ दो चार को। रिमांड ऑफ केस बाय अपीलेट कोर्ट, स्टार लगा लेना भैया। दूसरा प्रोविजन पढ़ रहे हो आप, इससे पहले थोड़ी देर पहले आपने रिमांड कहाँ पर, रिमांड कहाँ पर पढ़ा था, 99 में, ठीक है जी। वेयर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री एन अपील इज प्रेफर्ड, उस कोर्ट से जिसकी डिक्री से अपील प्रेफर हुई है, हैज डिस्पोज ऑफ द सूट, जिस कोर्ट से सूट डिस्पोज ऑफ हुआ है, अपॉन ए प्रीलिमिनरी पॉइंट, किसी प्रीलिमिनरी पॉइंट पर, एंड द डिक्री इज रिवर्स इन अपील, और ये जो डिक्री है वो रिवर्स हो चुकी है अपील में, द अपीलेट कोर्ट, अब जो अपीलेट कोर्ट है, मे इफ इट थिंक्स फिट, अगर उसको ठीक लगता है, बाय ऑर्डर, ऑर्डर के द्वारा रिमांड कर सकती है केस को, एंड मे फर्दर डायरेक्ट, उसके बाद फर्दर डायरेक्शन दे सकती है, व्हाट इश्यूज और इश्यूज शैल बी ट्राइड, कि कौन से इशू या कौन से इश्यूज जिनको ट्राई करना चाहिए या करना होगा इन द केस में, सो रिमांडेड, जो रिमांड करे गए हैं, एंड शैल सेंड ए कॉपी ऑफ इट्स जजमेंट, और अपनी जजमेंट की कॉपी सेंड कर देगी, एंड ऑर्डर टू द कोर्ट, और कोर्ट को ऑर्डर कर देगी, अंडरलाइन ऑर्डर टू कोर्ट लिखा हुआ है, फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रेफर्ड, उसी कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, विच
विच डायरेक्शंस टू रीएडमिट द सूट, के भैया रीएडमिट कीजिए सूट को, अंडरलाइन रीएडमिट और बॉक्स कर लो अंडर इट्स ओरिजिनल नंबर में, इन द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट के रजिस्टर में, एंड प्रोसीड टू डिटरमाइन द सूट, और इस सूट को प्रोसीड कीजिए डिटरमाइन करने के लिए, एंड द एविडेंस इफ एनी, और यदि कोई एविडेंस है रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ओरिजिनल ट्रायल, जो ओरिजिनल ट्रायल के समय रिकॉर्ड करा गया था, शेल सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शंस, सब्जेक्ट टू ऑल सच एक्सेप्शन के साथ भी एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल आफ्टर रिमांड, ठीक है जी। उसके बावजूद भी अगर दोबारा सुनने की एविडेंस को जरूरत पड़ रही है तो उसके लिए भी कोर्ट ऑर्डर कर देंगे, ठीक है जी। एक कॉमन क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर कि अपीलेट कोर्ट की जितनी भी पावर है सबके बारे में लिखो। तो ध्यान रखना आपको इस ये जो कंसेप्ट है कि ऑर्डर ऑफ अपीलेट कोर्ट, आपको सिर्फ एक प्रोविजन के अंदर सारी की सारी पावर मिल जाएंगी ऐसा नहीं, ठीक है ना। बीच बीच में रैंडम आप पावर्स पढ़ रहे हो अपीलेट कोर्ट की, जिसमें से एक ये भी एक है, ठीक है जी। प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर आया, अपीलेट कोर्ट के अंदर आ गया, अपील लेके अपीलेंट, ठीक है जी। अपीलेट कोर्ट ने क्या करा, अपना डिसीजन दे दिया। कोर्ट को ये लग रहा है कि पॉइंट भाई नीचे की जो कोर्ट है ना वो थोड़ी शायद इनके पेपर हो चुकी है, फिर उसके माइंड में ये सवाल नहीं आ रहा है। अपीलेट कोर्ट ने क्या करा, फ्रेम कर दिए इशू, एक इशू या फिर अनेक इशू फ्रेम कर दिए, ठीक है ना। तो क्या है, जो फाइल आई थी, फाइल के साथ में रिमांड होकर जब फाइल वापस जाएगी तो ये इश्यूज वापस जाएंगे अलोंग विद द जजमेंट एंड डायरेक्शन। क्या जजमेंट किस लिए, लेट्स से अगर वो जजमेंट करना कोई पॉइंट तो जजमेंट, ठीक है जी, प्लस डायरेक्शन किस लिए कि देखो जी ये वाले इशू फ्रेम करें, आप इनकी सुनवाई कीजिए, रीएडमिट कीजिए केस को दोबारा से, और एविडेंस को अगर दोबारा से आपको ट्रायल करना पड़ रहा है एविडेंस और विटनेसेस का तो कीजिए, ठीक हो गया। कोर्ट की पावर है अपीलेट कोर्ट की, यस ये अपीलेट कोर्ट की पावर है, स्टार लगा लिया। चलो जी 23A, remand in other cases where the court from whose decree in appeal is preferred has disposed of the case otherwise than a preliminary point and the decree is reversed in appeal and a retrial is considered necessary, the appellate court shall have the same powers as it has under rule 23, सेम पावर आ जाएगी, ठीक हो गया जी। कोई प्रिलिमिनरी पॉइंट से अपील उठा कर लेकर आएगा तो ऑर्डर 41 रूल 23, कोई प्रिलिमिनरी पॉइंट से अपील यानी प्रिलिमिनरी पॉइंट की अपील को छोड़कर कोई भी अपील लेकर आता है तो उसके ऊपर यदि ये प्रोविजन लागू हो रहा तो 23A के थ्रू लागू, ठीक हो गया। चलो आओ जी, छोड़ दो 24, 25, 26 सिर्फ हेडिंग देख लो। फाइंडिंग एंड एविडेंस टू बी पुट ऑन रिकॉर्ड, ऑब्जेक्शंस टू फाइंडिंग्स, यस बिल्कुल सही बात है, सब कुछ रिकॉर्ड करेगी अपीलेट कोर्ट। 26 है देख लो, ऑर्डर ऑफ रिमांड टू मेंशन डेट ऑफ नेक्स्ट हियरिंग, बिल्कुल सही बात है जी। जब कभी भी अपीलेट कोर्ट रिमांड करती है किसी केस को अंडर रूल 23 और 23A और या फिर फ्रेम करती है इशू को एंड रेफर कर देती है कि उसको ट्रायल कीजिए रूल 25 के अकॉर्डिंग, इट शैल फिक्स ए डेट। अब यही अपीलेट कोर्ट ही एक डेट फिक्स कर देगी फॉर अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज बिफोर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिग्री द अपील वाज प्रेफर्ड was for the purpose of receiving the directions for that court as to further proceeding the suit, बिल्कुल सही बात है। आप ही डिसाइड कर दो जी कौन सी डेट, ठीक है जी मैं ही डिसाइड कर रहा हूँ, चल भाई ले जाओ इसको, ठीक है ना। नीचे नोटिस तो पहुंच ही जाएगा क्योंकि अपीलेट कोर्ट से तो नोटिस चला ही जाता है, ठीक है, लोअर कोर्ट के पास, ठीक है जी, नोटिस पहुंच जाएगा, डेट फिक्स हो चुकी है, ठीक है जी, उस कोर्ट के सामने अपील हो जाए। 27 स्टार लगा लो भैया, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस इन अपीलेट कोर्ट, देखो जी क्या बोल रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट में, एडिशनल छोड़ दो, क्या अपीलेट कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस होते हैं, नो क्यों नहीं होते, क्यों, क्योंकि ट्रायल कोर्ट नहीं है। एविडेंस लेने का और एंटरटेन करने का काम ट्रायल कोर्ट का है, अपीलेट कोर्ट का नहीं है, ठीक है जी। बट देयर आर एक्सेप्शंस। क्या ऐसा हो सकता है कि नीचे वाली कोर्ट के सामने, लोअर कोर्ट के सामने जो पार्टी जिसके खिलाफ जजमेंट वगैरह आ गई और वो अपील में चला गया, उसने बहुत सारे एविडेंस दिए लेकिन कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया, उस केस में करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई जब जब लोअर कोर्ट में केस चल रहा था, ठीक है ना, अपीलेंट ने बड़ा प्रयास किया लेकिन ये एविडेंस आया ही नहीं, उधर से कोर्ट की डिक्री आई, डिक्री आ जाने के बाद वो एविडेंस आ गया हाथ में, तब करेंगे। या फिर एविडेंस की उत्पत्ति ही अब हुई है, ठीक है ना,
कुछ एक एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन करेंगे, ठीक है जी। चलो, द पार्टीज टू एन अपील शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस वेदर ओरल या फिर डॉक्यूमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता वो ओरल एविडेंस है या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इन द अपीलेट कोर्ट, बट इफ द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रेफर्ड हैज रिफ्यूज टू एडमिट एविडेंस, लोअर वाली कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, उसको एडमिट ही नहीं किया, विच ought टू हैव बीन एडमिटेड, और जो एडमिट होना चाहिए था, ठीक है जी। और द पार्टी सीकिंग टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस, जो पार्टी अभी एडिशनल एविडेंस प्रोड्यूस करना चाह रही है, एस्टेब्लिश इज दैट, उसने एस्टेब्लिश कर दिया है कि नॉट स्टैंडिंग द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस के, हमने तो बहुत दिमाग लगा के काम किया, सच एविडेंस वाज नॉट विद इन द नॉलेज, हमारी नॉलेज में ही नहीं आया ये एविडेंस, और कुड नॉट, और वो आ भी नहीं सकता था जी, आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस करने के बावजूद भी, बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम एट द टाइम व्हेन द डिक्री अपील्ड अगेंस्ट वाज पास, ठीक है जी, डन, अब प्रोड्यूस हो सकता है। बहुत दिमाग लगाया जी, डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं, ठीक है जी, जहां जहां ये डॉक्यूमेंट, जहां जहां ये विटनेस, ये एविडेंस हो सकता था, हम गए, हमने पूरी ड्यू डिलीजेंस से काम किया, कोई हारने के लिए थोड़ी ना जाता कोर्ट में, ठीक है ना जी, हमने तो बड़ा काम किया था लेकिन नहीं मिला जी, इधर से डिग्री आई और इधर से हमारे हाथ में एविडेंस आया। चलो, the appellate court requires any document to be the appellate court requires any document to be produced or any witness to be examined to enable it to pronounce judgment or for any other substantial cause, yes, अगर अपीलेट कोर्ट स्वयं ही किसी विटनेस को बोले कि भाई इसको पेश करवाओ भैया, या फिर खुद अपीलेट कोर्ट बोल रही ना जी ये बड़ा तो डॉक्यूमेंट दो हमको दीजिए, आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे बिना बात नहीं बनेगी, ठीक हो गया, तब दोगे आप। ये क्या है, ध्यान रखना, ये एडिशनल एविडेंस ही जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी एविडेंस थे वो तो लोअर कोर्ट में जा ही चुके हैं। The appellate court may allow such evidence or document to be produced or witness to be examined. ध्यान रखना, विटनेस भी एविडेंस ही होता है ना, है ना, ओरल डॉक्यूमेंट भी एविडेंस होता है, और डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट होता ही है वो, सॉरी एविडेंस होता ही है वो। नंबर 2, whenever additional evidence is allowed to be produced by an appellate court, the court shall record the reason for its admission. Yes, बिल्कुल सही बात है, जितनी बार भी अपीलेट कोर्ट अलाउ करेगी एडिशनल एविडेंसेस को तो स्पीकिंग ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है ना, पूरी लिखना पड़ेगा आपको, रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों किया कोर्ट ने, ठीक है जी। चलो, मोड ऑफ टेकिंग एडिशनल एविडेंस, where additional evidence is allowed to be produced, the appellate court may either take such evidence or direct the court from whose the decree of the appeal is preferred or any other subordinate court to take such evidence and to send it when taken to the appellate court. Yes, बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात। देखो कोर्ट के पास, ये जो अपीलेट कोर्ट है उसके पास 3 कोर्सेज हैं, या तो वो खुद सुनवाई करे, भाई हाजिर हो खेले, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, व्हाटसएवर, ठीक है भाई, ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, प्रिलिमिनरी है, सेकेंडरी है, डन, या तो वो स्वयं करे पहला कोर्स, या फिर वो जिस कोर्ट से ये अपील आई उसी कोर्ट के पास भेज दे कि भैया ये एविडेंस आपने नहीं सुनवाई करी, इसकी सुनवाई कीजिए आप इस एविडेंस की, दूसरा कोर्स, ठीक है जी। तीसरा कोर्स, वो कोई अदरवाइज कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है, यानी इस कोर्ट के पास नहीं भेजते, यार ये ढंग से काम नहीं करता, दूसरी कोर्ट के पास भेजना, ठीक है ना। इन तीनों में से जो भी कोर्स अपीलेट कोर्ट को ठीक लगेगा उसके थ्रू ये एडिशनल एविडेंस लेने का काम अपीलेट कोर्ट करवा लेंगे, स्वयं तो स्वयं सेम कोर्ट, क्या बोलते हैं ये लोअर कोर्ट सेम कोर्ट, ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, तो दूसरी लोअर कोर्ट है इसको दूसरी लोअर कोर्ट, डन। चलो जी आगे आ जाओ, 27 भी करना है, 28 भी करना साथ साथ, ठीक है ना, 29 भी देख लो, ये भी इसी से रिलेटेड है। Where additional evidence is directed or allowed to be taken, the appellate court shall specify the points to which the evidence is to be confined and record on its proceedings the points so specified. बिल्कुल सही बात है जी, जहां कहीं भी ये एडिशनल एविडेंस डायरेक्ट करे जाएंगे या अलाउ करे जाएंगे अपीलेट कोर्ट के द्वारा, तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा पॉइंट्स के, किन पॉइंट के ऊपर ये एविडेंस की खोज करी जा रही है, बेसिकली सिंपल। चलो जी, 30, जजमेंट when and where pronounced, बस हेडिंग से कर लेना।
31 contents date and signature of the judgment. The judgment of the appellate court shall be writing and shall state the points of the determination, the decision, the reason for the decision, where the decree appealed from the is reversed or verified, the relief to which the appellant is entitled, and shall at the time that it is pronounced be signed. कब? जब वो प्रोनाउंस करेगी. ठीक हो गया? चलो जी 32 छोड़ दो. 33 पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट. ठीक है जी. द अपीलेट कोर्ट शैल हैव द पावर टू पास एनी डिक्री. अंडरलाइन कोई भी डिग्री पास कर सकती है अपीलेट कोर्ट. एंड मेक एनी ऑर्डर. अंडरलाइन कोई भी ऑर्डर विच ought टू हैव बीन पास जो कि पास होना चाहिए था. मेड या बनाना चाहिए था. एंड टू पास और मेक सच फर्दर और अदर डिग्री or order as the case may require जो भी हो. And this power may exercised by the court notwithstanding that the appeal is as to part only of the decree and may be exercised in favor of all or any of the respondent or parties although. देखो सीधी सिंपल सी बात ये लिखा हुआ है रूल 33 के अंदर. जो अपीलेट कोर्ट के पास जो भी ठीक लगे, अपील जब आई है उसके लिए जो भी डिग्री करनी है, जो भी ऑर्डर करना है और जो भी प्रोसीजर करना है, ठीक है, जिसको कर सकते हैं. लेट्स से क्या अपील के समय एंटरिम एप्लीकेशन लगाई जा सकती है या स्टे की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है या 39(1)(2) की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है अपील के समय? जो एप्लीकेशन हो अपील में लगानी है. हाँ, क्या लगाई जा सकती है? सवाल नहीं समझे? अपीलेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट, ये पीछे क्या करके आए और क्या नहीं करके आए, नोबडी नोस. ठीक है जी. मेरा सवाल सिंपल ये है, अपील चल रही है, अपीलेंट ने जो है ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 रीड विद 151 फर्दर रीड विद है जी. भूल गए, नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया है. दिवाली मोड में आ चुके हो, बहुत नुकसान कर रहे हो, बाकी इच्छा भी है तुम्हारी. हाँ जी बताओ क्या लगा सकता है? नो सर. नो. यस. जल्दी जल्दी. नवदीप. नो. जेटी. नो सर. वर्षा. हाँ जी विकास. वाई नो? यही आप ऑर्डर 41 रूल 33 में पढ़ रहे हो. एनी डिक्री एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है अपीलेट कोर्ट. ठीक है जी. चलो वो ऑर्डर सिर्फ डिले में डिसाइड कर दिया हो जो कौन सा? पहले एप्लीकेशन दिए हो वो डिसाइड करना है. वो तो केस भी डिसाइड हो चुका है. सर जो ये एप्लीकेशन लगेंगे ये तो एक मिनट. हाँ जी. हाँ तो जो 6 एप्लीकेशन जाएंगे हाँ ऑर्डर 39(1)(2) की मैं सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ आपका. ये कह रहा है ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुकी है सर. वो तो हाँ रिजेक्ट हुई होगी. वो तो केस भी डिसाइड हो चुका है, अपील में आए हो. चली जाएगी उस. मैं इसी वजह से कह रहा हूँ स्पेसिफाई करो, क्वेश्चन को स्पेसिफिक करो. अगर सिर्फ इतना है कि भाई वो एप्लीकेशन डिसाइड हो चुकी है तो केस भी डिसाइड हो चुका है, उसकी भी तो अपील में आए. ठीक है ना. ड्यूरिंग द पेंडेंसी के जी स्टे लगा दो. क्या लगा सकते हैं? क्या अपील के अंदर स्टे मांग सकते हो, पोजेशन मांग सकते हो, रिकवरी मांग सकते हो. ठीक है जी. तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील क्या स्टे नहीं मांग सकते? मांग सकते हो. ठीक है जी. बट ध्यान रखना स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं मिलेगा आपको, रूल 33 के थ्रू ही चलना पड़ेगा. ये मेरे से डीजे साहब ने पूछा था, रविंदर जी ने पढ़ के गए थे. वो जज साहब डीजे साहब ऐसे थे, वो सवाल पूछते थे जो भी या तो जूनियर दिख जाए एज में, ठीक है जी, या फिर कोई नया फेस दिख जाए. ठीक है जी. जैसे क्योंकि अपना तो प्रोफेशन ऐसा है, कोई बिल्कुल रिटायर होने के बाद भी लो पढ़ लेता है, कोर्ट में अपीयर होने लग जाता है. ठीक है जी. तो पूछते होते थे हाँ जी ये बताओ कि आपने लगा तो दिया है जी ये एंटाइम स्टे की प्रोविजन तो बता दो जी. ठीक है जी. लॉर्डशिप इट इज रूल 33 ऑर्डर. वेरी गुड, शाबाश. जो लगाएगा वो देखते ही जाएगा.
अरे बहुत है भाई साहब यहाँ, पता है कैसे बनते हैं केस? यहाँ स्टेनो को फेंक देते हैं, ले भाई केस केस करते, उसकी ड्यूटी है वो डालेगा भाई, ठीक है जी, अल्लम गल्लम गवर्नमेंट को भाई साहब, वो दिन को रात लिखेगा तो दिन को रात, रात को दिन लिखेगा तो दिन को रात की दिन, ठीक है जी। ये स्टेनो ड्राफ्ट कैसे कर देते हैं? इनको कैसे बता लोगे? पैसे पैसे छापने और कुछ नहीं है। स्टेनो प्लीज ड्राफ्ट करा दीजिए। हाँ हाँ। और बताया उसको, बताया था जब कोर्ट में। उसको उस अरे वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, उसको फैक्ट तक नहीं बताते, उसको सिर्फ इतना बोलते हैं भाई एक डिवोर्स का केस पाथ दे, और वो लिटरली पाथ देता है, ठीक है ना, सही, सिंपल। इसी कारण से आप लगभग लगभग केसेस के अंदर एक जैसी ही प्लीडिंग्स देखते हो, ससुर ने भी रेप अटेम्प्ट कर लिया, एक 6 महीने का बड़ा उसने भी रेप अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि जब किसी ने वो प्रिंट ड्राफ्ट करवाई होगी तो उसमें तो देवर की उम्र भाई 21 साल होगी, ईव देवर की उम्र 6 महीने, वो भी रेपिस्ट, बुढ़ा भी रेपिस्ट, कोई 91 साल की, कोई डेथ बेड पे मर भी लिया, वो भी रेप करके मरा है, मतलब पूरा खानदान हिंदुओं में जिसमें जिसमें जिनमें ब्याह हो वो सारे रेपिस्ट हो, ठीक है ना, ये इसी कारण से होता है क्योंकि फॉर्मेटिव क्लॉज। सच बात है। मलाल तुम यार कोर्ट क्लास के बच्चे भी बोला मत सीधा कोर्ट में अपील हो जाएगा। अच्छा ड्राफ्टिंग आ गई, बोला वो तो ये भारी ये कर दिया कर। ऐसे ही वो कुछ टाइम बाद समझ में आया भारी स्टेनो कर दिया करे बच्चे मतलब वकील के तो कुछ नहीं करता, वकील जाके डांट खाता है फिर, ठीक है। इसमें बराबर सीधा पे करा। बहुत बहुत बुरा हाल है। आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। ये जूनियर एडवोकेट्स की कथा नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको सीनियर एडवोकेट्स की बात बता रहा हूँ, ठीक है जी, सही। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी ड्राफ्टिंग नहीं करती है दबाते हैं पर कम से कम लॉयर से करते हैं। हाँ उनकी टीम उनका होती देखो, है। उनका उनका अलग रहता है, क्योंकि वहां पर तो, ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट में तो जब पहली बार आप जब एडमिट करा रहे होते हैं, जब भी वो नहीं होता, वो तो जो फिक्स जो लॉयर्स वगैरह होते हैं ना उनको बुलाया जाता है, उनके पीछे ही जो अपना लॉयर होता है, जो जिसको हम पैसे देते हैं वो जाके खड़ा होता है, लेकिन डांट खाना ठीक है ना, हाँ डांट खाना पड़ता है। ठीक है जी, चलो, लो जी, ये ऑर्डर खत्म हो चुका है। तीस तीस कर दिया था भैया। हाँ जी, copies of judgments and decree to be furnished to parties, certified copies of the judgment and decree in appeal shall be furnished to the parties on application of the appellate court and at their expenses। देखो जी, जो भी आपने डिक्री और जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लगाई थी अपील फाइल करते समय, ठीक है जी, अपील डिसाइड हो चुकी है, ये अब आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है ना, बट क्या करना पड़ेगा, इसके एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, कहाँ, अपीलेट कोर्ट को, और खर्चा जो वो देना पड़ेगा, ठीक है ना। 37 certified copy of decree to be sent to the court whose decree appealed from, ठीक है जी, yes, a copy of the judgment and of the decree certified by the appellate court of such officer as it appoints in this behalf shall be sent to the court which passed the decree appealed from and shall be filed with the original proceedings in the suit and an entry of the judgment of the appellate court shall be made and register of the civil suit, ठीक है जी। अब अगेन नीचे वाली कोर्ट को भी तो नोटिस वगैरह भेजना है, ठीक है जी, लेट से अगर उसकी अपील की जजमेंट आ चुकी है तो ताकि ये पार्टीज लोअर कोर्ट के सामने उसका पागल ना बना सके, तो जो अपीलेट कोर्ट रहेगी वहां से एक सर्टिफाइड कॉपी जो है निकल जाएगी, और कहां चली जाएगी, उसी कोर्ट में जिसकी डिक्री से अपील आई थी। देखो जी जरा, अपील्स फ्रॉम दी अपीलेट डिक्रीज, सेकंड अपील की बात हो रही है, जो डिक्री अपील में ही आई है उसकी अपील की बात हो रही है, सिंपल सिंपल, कितने रूल्स हैं बस, और क्या लिखा है, ऑर्डर 41 अप्लाई हो जाएगा यूं का यूं, ठीक है, डन, पढ़ा चुका हूं मैं आपको सेकंड अपील ऑर्डर में, अभी सेक्शन में पढ़नी बाकी हो, ठीक है जी। ऑर्डर 43 शुरुआत से कर रहे हो, बताओ किस किस ने पढ़ा आज तक ये पूरा, फिर पढ़ना, क्योंकि अगेन
जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़ा है, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना, सर्टिफाइड कॉपी ले जाना मेरे से मेरे ओपिनियन की। जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़ा है, मैं कल पढ़ूंगा और उसको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है इसका। आपने देख ली कितनी सारी एप्लीकेशन और थ्रू आउट पूछ रहे हैं। कुछ जबरदस्ती ना पड़े तो ना पड़े भैया, उसका तो क्या इलाज है। ठीक है जी, विजुलाइज कर लेना जितनी भी एप्लीकेशन है। आप जैसे इसके अंदर लिखा है भाई रूल 10 ऑफ ऑर्डर 7, तो विजुलाइज करो, आपको पता होना चाहिए 7-10 क्या है, तब याद होगा आपको। ये पता करो कि शुरुआत ही 7-10 से हो रही है। ठीक है ना, कितना पोपट बनाया मैंने आपका शुरुआत में कि 1-10 की एप्लीकेशन बताओ, अपील जाएगी नहीं जाएगी, अपील जाएगी नहीं जाएगी। ठीक है ना, रोज हर सवाल में गोलियां खिलाई आपने मुझे। ठीक है ना, एक बार देखना पड़ेगा ही, और कोई इलाज नहीं। ठीक है जी, हाँ जी, 44 कर चुके हैं हम, सारा का सारा कर चुके हैं। आओ 45 देख लो जरा, कितने रूल्स हैं। 17 रूल्स हैं, कोई रूल्स नहीं इसमें, ये आधे घंटे का काम। यस, ठीक है ना, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आना, कौन सा, यूनियन जुडिशरी का प्रोविजन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 129 क्या है, 131, 132। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, 134, 134A, 136, 137। ठीक है जी, और 100, 139, 141, 42, 43, 44, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है जी, तब ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, जो उसको विजुलाइज नहीं कर रहा है, कल ये नहीं आएगा, मैं कल फिर रैंडम वो करूंगा। ठीक है ना, डन। चलो जी, कल जो है इसके ऊपर हम बैठ जाओ, कल इसके ऊपर सारी की सारी डिक्टेशन कंप्लीट कर लेंगे भैया। ठीक है जी, कल अपील खत्म हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। अगेन मेरी तरफ से भैया बिल्कुल भी रोक नहीं है, सवाल आप लोगों ने पूछना है, मैं किसी का भी सवाल नहीं दबाऊंगा। हाँ नवीन क्या पूछ रहे थे, दबा दिया। ठीक है ना, किसी के सवाल को नहीं दबाया जाएगा। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, परंतु घर पे एक बार जो देखेगा उसी के माइंड में सवाल आएंगे। ध्यान रखना, सीपीसी अभी तक जो पड़ी है उससे अलग प्रोविजन शुरू हो चुके हैं। कोई बात नहीं, देख लेना और पूछ लेना कल। ठीक है जी, एक दिन आपका जो है रेफरेंस रिव्यू रिवीजन सेक्शंस एज वेल एज ऑर्डर में लगेगा। ठीक है, उनमें ज्यादा डिक्टेशन नहीं है, यूं का यूं प्रोविजन ही पूछ लिया जाता है उसमें। बड़ी अच्छी किस्मत होगी, किसी बच्चे को जज लगना होगा। ठीक है जी, उस साल के मेंस में ये सवाल आएंगे, क्योंकि बेरट्टी छापना है। ठीक है जी, कोशिश करो कि इस हफ्ते में निपट जाए, अगले सारी की सारी कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, हाँ नेक्स्ट की तो बात कर रहा हूँ।